कुछ कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। हेलो दोस्तों, यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें होगा रिबॉर्न, लव, रिवेंज और जिंदगी के अनकहे सच। हर एपिसोड के साथ एक नया मोड़, एक न्यू एडवेंचर और एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी अपनी सी लगे। तो कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जज्बात कमेंट में जरूर लिखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहां तक वेई के उत्तर का सवाल है, यह बिल्कुल हर किसी की अपेक्षा के अनुरूप था। आखिरकार मुरोंग चांग फैंग जैसा उल्लेखनीय प्रथम श्रेणी स्नातक अपने परिवार की प्रतिष्ठा के साथ साथ अपनी अच्छी शक्ल सूरत के साथ पूरी राजधानी में भी एक दुर्लभ खोज होगी। इसके अलावा वह हमेशा से उससे शादी करना चाहती थी। इसलिए जब उन्होंने हेलियन जियो एयर को ऊपर खींचने के लिए हाथ बढ़ाया तो हर किसी को आश्चर्यचकित होने की कोई जरूरत नहीं थी, सिवाय इसके कि ठीक इसी समय वेई वेई ने फिर से अपना मुंह खोला। वह बिना किसी मेकअप के आस्तीनें लहराते हुए परिसर के केंद्र में खड़ी थी। जब वह बोल रही थी तो उसकी आंखें सीधे मुरोंग चांग फैंग की ओर थी, प्रत्येक शब्द के बाद रुकते हुए, हालांकि मैं सगाई तोड़ना चाहती हूँ। वे कुछ शांत और शांत शब्द गड़गड़ाहट की तरह थे जो अचानक लोगों की भीड़ में छेद कर देते थे। हर कोई स्तब्ध रह गया और एक के बाद एक ने अपनी हरकतें बंद कर दी। जब उन्होंने वेई वेई की ओर देखा तो विश्वास करना मुश्किल हो गया। उनकी आंखें स्तब्धता से भर गईं। वेई वेई पहले की ही तरह दिखने में उदासीन थी। दूसरी बहन इस बात पर जोर देती रही कि मैंने तुम्हारी वजह से उससे नाराजगी जताई है। चूंकि ऐसा है, भविष्य में भगवान को भी चोरी छिपे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जब तक आप सगाई तोड़ने के लिए सहमत होंगे, मैं स्वाभाविक रूप से आप लोगों की इच्छा पूरी करने में भी मदद करूंगा। मुरोंग चांग फैंग का जबड़ा थोड़ा भिंच गया और बाद में उसका शरीर भी अकड़ गया। उसकी जोड़ी आंखें गुस्से की लहरों को छुपाते हुए उसे लगातार घूर रही थी। यह लड़की अचानक सचमुच चाहती थी। यह देखते हुए कि भगवान बोल नहीं रहे हैं, ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप सहमत हैं। वेई वेई उसकी आंखों का सामना करते हुए मजाकिया ढंग से हंसे। अगर आज मुरोंग चांग फैंग के शब्द नहीं होते तो उसे अभी भी नहीं पता होता कि यह विवाह अनुबंध इतना परेशानी भरा था। एक विवाह जो सेवानिवृत्त सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया था, बिना किसी विशेष कारण के। वास्तव में इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं होता। चूंकि मुरोंग चांग फैंग अपने हेलियन जियो एयर की ओर से उससे विनती करना चाहता था, इसलिए उसे उससे कुछ भुगतान करवाना पड़ा। उसकी भविष्य की आजादी के बदले में एक शब्द, माफ करना, सार्थक था। आप अच्छे, महान। वेई वेई, आप वास्तव में कितने महान हैं। मुरोंग चांग फैंग ने अपनी लंबी आस्तीन लहराई। उसके चेहरे का किनारा बर्फ जैसा ठंडा था, मानो वह कोई मूर्ति हो जो अभी अभी बर्फीली जमीन से निकली हो। वह मुरोंग चांग फैंग, वह कब दूल्हा बन गया जिसे शादी के चैपल के दरवाजे पर भेज दिया गया, लेकिन बाहर से ताला लगा दिया गया। इसके अलावा वह अचानक उसे किसी अन्य महिला के पास धकेलना भी चाहती थी। क्रोधित होना उनकी पहली प्रतिक्रिया थी। अगर इतने सारे लोग हर तरफ से नहीं देख रहे होते तो वह सचमुच उसे अपने हाथों से गला घोंटकर मार डालता। जो उसे स्पष्ट रूप से पसंद था वह वही थी, है ना? और अब उसे दूर धकेल भी रहे हैं। अर्ग, क्या इस लड़की को सचमुच लगा कि वह उसके साथ व्यवहार नहीं करेगा? वेई वेई ने अपनी लंबी, सुडौल भौहें थोड़ी सी बुन ली। उसने कल्पना नहीं की थी कि मुरोंग चांग फैंग का इस तरह का रवैया होगा। जो स्पष्ट रूप से शादी नहीं करना चाहता था, उसे वही होना चाहिए था। वह निश्चित रूप से यह नहीं भूली थी कि यदि तलाक का बिल नहीं होता, तो हेलियन जियो एयर और हेलियन मेई में भी उसकी जिंदा खाल उतारकर नदी में फेंकने की हिम्मत नहीं होती। हालांकि वह अपराधी नहीं था, फिर भी उसने कभी एक बार भी उसकी मदद नहीं की थी। शुरू से अंत तक वह केवल उसकी तरफ उदासीनता से देखता रहा और उससे अत्यधिक घृणा करता रहा। इस तरह का आदमी, भले ही वह दुनिया में एक दुर्लभ खोज हो, उसके लिए वह उसके लायक नहीं था। नानगोंग ली, जिसने अभी अभी अटकल परीक्षा समाप्त की थी, ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी की ओर बढ़ाया। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे। आश्चर्य की बात है, यह वेई वेई है जिसने शादी तोड़ने का मुद्दा सामने लाया। वहां कुछ चल रहा है, वहां निश्चित रूप से कुछ चल रहा है। बेली जिया जुए पहले की तरह फूल वाले पेड़ पर झुक गई। उसके हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप उसके होंठ के पास था, धीरे धीरे उसका स्वाद ले रहा था। वह हिलता हुआ तना ऐसा लग रहा था जैसे वह काफी हद तक शांत हो गया हो। आह जुए, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम थोड़ी भी उत्सुक नहीं हो? वेई वेई ऐसा क्यों करेगी? नानगोंग लाई सोच में खोया हुआ लग रहा था और उसने अपना सिर थोड़ा सा एक तरफ झुकाया। मेरे कई वर्षों के अनुभव के आधार पर वह उन्हें बेहतर ढंग से पकड़ने के लिए नियंत्रण को ढीला कर रही होगी।
यह सही है, यह उन्हें बेहतर ढंग से पकड़ने के लिए नियंत्रण को ढीला कर रहा है। कोई वास्तव में यह नहीं बता सकता है कि यह छोटी बिल्ली का बच्चा मुरोंग चांग फैंग को इतना पसंद करता है कि वह उसकी वजह से अपनी प्रतिष्ठा भी नहीं चाहती। उसके बाद नांगोंगली ने क्षण भर के लिए अपनी बोलती बंद कर दी। यह किसी और कारण से नहीं था, बल्कि उस आदमी की दो जोड़ी आंखें डूब रही थी और फिर उभर रही थी, जैसे वे जमा देने वाली ठंडी बर्फ में छटपटा रही हों। उसने अपने शरीर को थोड़ा सा बगल की ओर घुमाया, मानो वह उसे फिर से बोलते हुए सुन रहा हो। एक हाथ यूं ही उसकी जेब के अंदर घुस गया। दूसरे हाथ से सफेद चीनी मिट्टी के चाय के कप को हल्के से पकड़ लिया। वह स्पष्ट रूप से अकर्मण्य प्रतीत होता था, हालांकि जब वह चलता था तो इसे निश्चित रूप से उच्चतम स्तर तक खतरनाक माना जा सकता था। नांगोंगली ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से खांसने लगा। बेली जिया जुए ने उसकी ओर देखा, जबकि उसकी आंखों पर घना कोहरा छाया हुआ था। उसकी उंगली चाय के प्याले के ऊपर चिपक गई थी और कोई नहीं बता सकता था कि वह खुश था या गुस्से में। बहुत शोर था। केवल दो शब्दों ने नांगोंग लाई को सख्त कर दिया, अरे अरे अरे, आपको वापस आना चाहिए और मुझे स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि कौन बहुत शोर कर रहा था। यह देखते हुए कि आपने पहले प्यार का अनुभव नहीं किया है, इस भाई ने आपके लाभ के लिए चीजों का विश्लेषण किया। पहले स्पष्ट रूप से बोले, आप अपना हाथ नहीं हिला सकते। मैं इस पर आपसे बात कर सकता हूँ। बेली जिया जू ने उस पर जरा सा भी ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई, चाय का कप पकड़ लिया, हल्के से बल का प्रयोग किया। नांगोंगली ने अपनी नाक के पुल को थोड़ा सा सहलाया और धमाके की आवाज सुनकर उसका पीछा करने की योजना बनाई। उसके पीछे का पेड़ ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई भारी क्षति हुई हो और वह धूल की एक पतली परत फैलाते हुए जोर से टकराकर गिर गया हो। यह देखने के बाद नांगोंग लाई ने उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी पीठ घुमा ली और हैरान होने लगा। यह कौन हो सकता है जिसने अंततः एक निश्चित उच्चता को उकसाया। इस बीच परिसर के केंद्र में खड़े लोग विनती करते हुए वेई वेई के कारण बार बार आश्चर्यचकित होने वाली अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित कर रहे थे। वे स्तब्ध रह गए। उनके विपरीत हेलियन जियो एयर की पानी जैसी आंखों की जोड़ी ने वेई वेई को बेहद तीव्रता से घूरा और हेलियन मेई को नीचे उतरने और जाने में सहायता करने वाली थी। उसी पल उसने वेई वेई को हल्के से हंसते हुए और बोलना शुरू करते हुए सुना, लगता है मेरी बहनें कुछ भूल गई हैं। हेलियन वेई वेई, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, इसे ज्यादा मत करो। हेलियन मेई का सामान्य स्वभाव वास्तव में उग्र था। अब तक सहना उसके लिए पहले से ही बहुत कठिन था। अभी वेई वेई का कोई भी शब्द संभावित रूप से उसके गुस्से को भड़का सकता है। वेई वेई ने नाराजगी से पतले होठों से उसकी ओर देखा, क्या आप जानते हैं कि मैंने आपका रक्त जेब निकालने से पहले अंत तक इंतजार क्यों किया? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आप मुझे फंसाने के लिए कितनी दूर तक जाएंगे। मैंने वास्तव में नहीं सोचा था कि मामले की इतनी स्पष्ट रूप से जांच हो जाने के बाद बहन अभी भी इतनी साहसी और आश्वस्त हो सकती है, जैसे कि न्याय अभी भी आपके पक्ष में है। वह कौन था जिसने आपको आपकी स्थिति के लिए आधार दिया? क्या वह दादा थे या वे शिक्षक थे जिन्होंने आपके लिए बात की थी? और मैं वेई वेई भी आज यहाँ अपने शब्द बोलूंगा। भले ही दादाजी का निधन हो गया था और हेलियन परिवार ने भी हाथ बदल लिया था, फिर भी क्या किसी ने नहीं सोचा था कि मुझे फंसाने के बाद वे बिना माफी मांगे चले जाएंगे? भले ही उस व्यक्ति के समर्थन में अनगिनत शिक्षक हो या उन्हें आश्रय देने के लिए अनगिनत शक्तियां हो, फिर भी मैं मांग करूंगा कि वे मुझे वह न्याय लौटाएं जिसका मुझे हक है। उसकी आवाज स्पष्ट और धीमी थी, जो लंबे समय तक बिना रुके अकादमी के भीतर कई मोड़ों पर गूंजते हुए कानों में प्रवेश कर रही थी। पाह पाह पाह, ऐसा लग रहा था जैसे सबके चेहरे पर तमाचा मारा जा रहा हो। न केवल हेलियन मेई और हेलियन जियोएर, बल्कि वे निंदक शिक्षक भी। जैसे ही वेई वेई ने अपना सिर ऊंचा रखा, बर्फीली हवाएं चलने लगी। उसके गहरे काले बाल स्वेच्छा से लहरा रहे थे और उसकी लंबी आस्तीन हवा से उड़कर फड़फड़ा रही थी। जैसे ही ग्रैंड मास्टर ने यह दृश्य देखा, उनकी आंखों का सफेद भाग थोड़ा लाल हो गया, जबकि एक गंभीर मुस्कुराहट की अभिव्यक्ति फिर से उभर आई। यह बच्चा वास्तव में असाधारण रूप से बुद्धिमान था, आगे बढ़ने के लिए पीछे कैसे हटना है इसका एक शानदार प्रदर्शन। यह भी खूब कहा, मुझे जो न्याय मिलना चाहिए वो लौटाओ। इन कई वर्षों के दौरान उनके प्रिय शिष्य को वास्तव में कितनी शिकायतें झेलनी पड़ी। तुसु फैंग ने अपने सामने खड़े वेई वेई को देखा। यहाँ तक कि शाही महल में भी उसे वेई वेई जैसी लड़की कभी नहीं मिली थी। उसकी दृढ़ता उसकी मां की तरह थी, फिर भी वह उस अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक दृढ़ और स्पष्टवादी थी। मूल रूप से उन्हें हेलियन कबीले पर दया आ गई थी और उन्होंने सोचा था कि जो चीजें आदरणीय सर की थी, उन्हें इसी तरह चांदी की थाली में दूसरों को सौंप दिया जाएगा।
तोसु फेंग ने दयालुता से अपने पतले होंठ ऊपर की ओर मोड़े, शायद अब यह छोटी सी लड़की उनके बीच बदलाव का एकमात्र एजेंट हो सकती है। क्या समर्थन करें या न करें? वे अरे आपकी ये बातें ऐसी बोली कि हम बूढ़ों को भी डांट पड़ी। कुछ ही दूरी पर एक शुद्ध श्वेत शरीर की छाया पड़ी। हेलियन वेई ने आवाज से बचकर उधर देखा। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसके शरीर के भीतर से ठंडी हवा निकलने लगी, जिससे प्राचीन पुस्तक में छिपा हुआ युआन मिंग भी लगातार कांपने लगा। आखिर वह कौन था जो इस लड़की के मूड में इतना बड़ा बदलाव ला सकता था? प्रधानमंत्री सू। एक के बाद एक सभी शिक्षक उसकी ओर देखने लगे। दादाजी, हेलियन जियोएर ने भी व्यथित आवाज में पुकारा, फिर रोते हुए अपने शरीर को तब तक घुमाया जब तक कि वह आंसुओं से लथपथ न हो गई। सू जियाचेंग ने अपनी पुत्रवधू पोती की ओर देखा, जिसे इस हद तक धमकाया गया था। तुरंत उसकी आंखों में जहरीले विचार उमड़ने लगे, जबकि उसने मुस्कुराते हुए वेई का सामना किया और कहा, तुम्हारी ये दोनों बहनें अभी भी जवान हैं, ठीक उस उम्र में जब वे मूर्ख बनती हैं, फिर भी यह अंतर करने में असमर्थ हैं कि क्या गंभीर है और क्या नहीं। उनके लिए गलतियां करने से बचना मुश्किल है। तुम उन दोनों से बड़ी हो। यदि आपने पहले कहा होता कि जहरीली मधुमक्खी आपकी नहीं थी, तो हम सभी बूढ़े आपको कैसे गलत समझ सकते थे। प्रिंसिपल, आप क्या करते हैं? कहो। तोसु फेंग ने कुछ नहीं कहा। हालांकि ग्रैंडमास्टर की आंखें खुली हुई थी, जाहिर तौर पर ऐसा लग रहा था कि वह क्रोधित हो रहे थे। वेई ने अपने ही कांपते हाथ को कसकर पकड़ लिया। सचमुच वर्तमान प्रधानमंत्री बनने के योग्य क्या डरावना मुंह है। उस साल अगर यह मुंह न होता तो शायद उसकी मां सह नहीं पाती। अपनी ही बेटी का दर्जा एक उपपत्नी से मुख्य पत्नी तक बढ़ाने के लिए जानवर के दिल वाले इस व्यक्ति सू जियाचेंग ने 2 चांग औरली परिवारों को रिश्वत दी। उसने उनसे अदालत में इस बात पर जोर देने को कहा कि मां दुष्ट थी और ईर्ष्या से भरी हुई थी, दूसरों को बर्दाश्त करने में असमर्थ थी। उस दिन के बाद से पूरी राजधानी में चाय के समय बातचीत के दौरान मां उपहास का विषय बन गई। उसे अब भी याद है कि उस समय मां दरवाजे के बाहर एक कदम भी रखना नहीं चाहती थी। उसकी मां के लिए अंततः उसकी आत्मा को थोड़ा ठीक करना आसान नहीं था, केवल इस सू जियाचेंग द्वारा फिर से परेशान होना पड़ा। वेई ने जो हाथ अपनी आस्तीन के भीतर छुपाया था वह धीरे धीरे ढीला हो गया। पता नहीं ऐसा इसलिए था क्योंकि वह मृतक के शरीर पर कब्जा कर रही थी, लेकिन दुख और क्रोध की वे भावनाएं ऐसी महसूस हुई जैसे उसने उन्हें स्वयं अनुभव किया हो। हालांकि चाहे उसका क्रोध कितना भी गहरा क्यों न हो, फिर भी उसे सहना जरूरी था। उसकी आंखों के सामने इस बूढ़ी लोमड़ी से निपटना आसान नहीं था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछली बार वह इतनी हताश हो गई थी कि उसने खुद पर से नियंत्रण खो दिया और भी अधिक मूर्खतापूर्ण काम करने लगी। उसका वर्तमान अब पहले जैसा नहीं रहा। फिर से विजयी होने के लिए उसे इस आधार पर कार्य करना होगा कि दृश्य कैसे सामने आया। गलतफहमी। वेई की आवाज समतल थी, प्रधानमंत्री के शब्द का दुरुपयोग किया गया है। यह कोई गलतफहमी नहीं थी, यह था कि आप लोगों ने मुझ पर गलत आरोप लगाया। सू जियाचेंग का हाथ गिरते ही रुक गया। क्या हेलियन परिवार की यह घृणित संतान उसके प्रति की गई दयालुता के प्रति अत्यधिक अप्रसन्न नहीं थी? उसने पहले ही उसे बाहर जाने का रास्ता दे दिया था, फिर भी वह अभी भी इस तरह से चीजों को गंभीर बना रही है। वह बस कष्ट मान रही है। ग्रैंड मास्टर, देखो इस लड़की का स्वभाव कितना चिड़चिड़ा है, अपनी उस मां के समान तर्क में कठोर और क्षमा न करने वाली। मैंने पहले ही गलती पहचान ली है, फिर भी वह अपना दोष साफ करने को तैयार नहीं है। इससे वास्तव में मुझे नहीं पता कि क्या करना है। ग्रैंड मास्टर देश के शाही सलाहकार हैं, शायद आपके पास इससे निपटने का कोई तरीका है। यहाँ बहुत सारे लोग थे, फिर भी सू जियाचेंग ने उनसे नहीं पूछा। उन्होंने केवल ग्रैंड मास्टर से पूछा। इसका कारण यह था कि यहाँ आने से पहले उसने पहले ही सुन लिया था कि जब परीक्षण हो रहा था तो उस दुष्ट संतान ने अप्रत्याशित रूप से ग्रैंड मास्टर का पक्ष लेने का साहस किया था। इसके अलावा उसने पहले कोर्ट में चांसलर की सहायता की थी, इसलिए निश्चित रूप से वह ग्रैंड मास्टर के चरित्र को जानता था। निश्चित रूप से ग्रैंड मास्टर पहले से ही उससे घृणा करते थे और बहुत निराश थे। बोलते समय वह निश्चित ही इस पक्ष में खड़े होंगे। इसके अलावा भले ही ग्रैंड मास्टर ने कभी भी राज्य के मामलों की परवाह नहीं की थी, फिर भी उन्होंने अदालत में एक प्रभावशाली पद संभाला था। यदि वह अपना मुंह खोलते तो चाहे उस नीच संतान की जीभ कितनी भी गंदी क्यों न हो, वह भी केवल अपना मुंह बंद कर सकती थी और अपना नुकसान कर सकती थी। एक निकम्मी छोटी सी मिस जो पहले ही अपनी शक्ति खो चुकी है, उसे अपने हिस्से से संतुष्ट होना चाहिए और अपनी जगह पर बस जाना चाहिए। यदि वह प्रसन्नता पाने के लिए ऐसे प्रयास कर रही है, तो उसे निर्दयी होने का दोष न दें।
यह सुनकर तू सुफेंग, जो हमेशा दयालु रहे थे, ने अपनी घनी भौहों को और अधिक सिकोड़ लिया और अधिक से अधिक चिंतित हो गए। ग्रैंडमास्टर सदैव बेलगाम रहे थे। उसने जो कुछ भी किया वह उसकी अपनी प्राथमिकताओं पर आधारित था, इसलिए एक व्यक्ति कभी नहीं जानता था कि वह आगे क्या कह सकता है। यह बहुत संभव है कि इस बिंदु से आगे हेलियन परिवार की युवा लड़की को और अधिक अनुचित शिकायतों का सामना करना पड़ेगा। अकादमी के भीतर उस ग्रैंड मास्टर के प्रभाव को जोड़ते हुए, यदि वह वेई वेई को भी अस्वीकार कर देगा, तो भविष्य में वेई वेई को जो सामना करना पड़ेगा वह पूरी अकादमी की अस्वीकृति हो सकती है। इस बिंदु तक सोचते हुए तू सुफेंग अपना मुंह खोलने ही वाला था, लेकिन तभी एक वृद्ध व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। धीमी और गहरी आवाज के भीतर एक गुस्सा था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। अपने कृत्यों को स्वीकार न करना तो दूर, उन्होंने मेरे शिष्य का भी इस तरह से अपमान किया। तर्क में कठोर और क्षमाशील। हे, तो आज हम दोनों तर्क में कठोर और क्षमाशील होंगे। जो कोई भी इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वह मेरे साथ चर्चा के लिए आने के लिए स्वागत है। वह कौन था? वह कौन था जो बोल रहा था? उनकी आवाज का लहजा बिल्कुल ढीठ था। कुछ समय तक हर कोई कुछ हद तक प्रतिक्रिया देने में असमर्थ था, जब तक कि उन्होंने ग्रैंडमास्टर को नहीं देखा, जिन्हें सम्मान की सीट पर बैठना चाहिए था। उन्होंने खुद को हिलाया और तेजी से वेई वेई के सामने आकर खड़े हो गए। उसकी रक्षा करने का उसका इरादा बहुत स्पष्ट था। हर कोई स्तब्ध था। वेई वेई को देख रही आंखें अविश्वास और सदमे से भर गईं। मूल रूप से, मैं वास्तव में बोलना नहीं चाहता था। ग्रैंडमास्टर के चेहरे पर गहरी झुंझलाहट झलक रही थी। वह वास्तव में शिष्या की इच्छा के अनुरूप इस रहस्य को उसके पास रखना चाहता था। हालांकि उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि इतने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित सबूतों के बावजूद, ये लोग अभी भी इतने मोटी चमड़ी वाले हो सकते हैं, और दावा किया कि वह अपने तर्क में कठोर और अक्षम्य थी। इससे ग्रैंडमास्टर का मूड विशेष रूप से खराब हो गया। सु जियाचेंग, आप सु परिवार के सदस्यों ने लोगों को बहुत दूर धकेल दिया। ग्रैंडमास्टर की ठंडी आंखें पूरी तरह से घूम गईं। चाहे कोई भी हो, अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आप लोगों ने न केवल माफी नहीं मांगी, बल्कि इस तरह आपने मेरे शिष्य पर कदम दर कदम नजरअंदाज कर दिया। वास्तव में मैं देखना चाहता हूं, अब जब मैं यहाँ हूं, तो कौन अभी भी मेरे शिष्य को बदनाम करने की हिम्मत करता है। इन शब्दों को सुनने के बाद सभी शिक्षक गहरी निराशा में डूब गए। यहां तक सु जियाचेंग के पैर की कुछ मांसपेशियां भी शिथिल हो गईं। कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था। उन सभी ने नहीं सोचा था कि ग्रैंडमास्टर अचानक एक शिष्य को स्वीकार कर लेंगे, और जिसे उन्होंने स्वीकार किया वह हेलियन परिवार से एक तुच्छ व्यक्ति भी था। खत्म। इस बार यह अंत है। उन बातों को याद करते हुए जो उन्होंने पहले कही थी, प्रत्येक प्रशिक्षक की पीठ ठंडे पसीने की परत से ढकी हुई थी। उन्होंने भोलेपन से यह भी सोचा था कि ग्रैंडमास्टर वेई वेई को अच्छी नजर से नहीं देखते थे, और बस इसके बारे में अधिक गहराई से नहीं सोचा था। अब दोबारा देखने पर पता चला कि उन सभी को इस हद तक गलतफहमी हो गई थी कि उन्होंने ग्रैंडमास्टर के सामने उनके शिष्य के बारे में हर संभव तरीके से बुरा भला भी कहा। हेलियन जियोएर और हेलियन मेई के चेहरे का रंग सबसे भद्दा था, इस हद तक कि हेलियन मेई के हाथ कांप रहे थे। पहले उसने उस निकम्मे के चेहरे पर भी मजाक उड़ाया था और कहा था कि निश्चित रूप से वह ग्रैंडमास्टर को नहीं जानती होगी। लेकिन अब नहीं, यह पूरी तरह से वास्तविक नहीं था। उन बाहरी लोगों का तो जिक्र ही नहीं, जिन्होंने विश्वास करने की हिम्मत नहीं की। यहां तक ग्रैंडमास्टर टुसु फेंग से परिचित व्यक्ति ने भी उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह से विकसित होंगी। उसकी भौहें हल्की सी उछली। वह वास्तव में आपकी शिष्या है। आपने उसे कब स्वीकार किया? मूल रूप से ग्रैंडमास्टर इसके बारे में ठीक से बात करना चाहते थे कि कैसे उनके शिष्य ने कुछ दिन पहले उन्हें बहुत आश्चर्यचकित कर दिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वेई वेई की नजर उनकी ओर चली गई और उन्होंने शांति से देखा, तो उन्होंने तुरंत अपने शब्द बदल दिए। बस अभी हाल ही में उसे स्वीकार किया है। अभी हाल ही में उसे स्वीकार किया है। तुसु फेंग ने स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसकी भौहें ऊपर उठ गईं। ग्रैंडमास्टर ने अपनी छाती फुलाते हुए कहा, क्या? वह छोटी लड़की मेरी आंखों को अच्छी लगी, इसलिए मैंने उसे एक शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। क्या यह संभव नहीं है? बेशक यह संभव है। टुसु फेंग की कोमल और परिष्कृत आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वे हर चीज के आर पार देख सकते हैं, लेकिन उसे उजागर नहीं करते थे। हेलियन परिवार की लड़की अप्रत्याशित रूप से इस पुरानी धुंध को नियंत्रण में रखने में सक्षम थी। ये वाकई दिलचस्प था। जहां तक जियाचेंग की बात है, उसे इस बात का इतना पछतावा हुआ कि वह चाहता था कि उसे तुरंत जमीन पर एक दरार मिल जाए जिसमें वह गोता लगा सके।
वह इतने वर्षों तक जीवित रहा और ड्रैगन वॉर साम्राज्य के भीतर वह हमेशा एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। यह पहली बार था कि किसी ने उससे तब तक बात की जब तक उसका चेहरा और कान लाल नहीं हो गए। भले ही वह नहीं जानता था कि उस दुष्ट संतान की किस्मत कितनी अच्छी थी कि ग्रैंडमास्टर उस पर मोहित हो गया। अब उसे केवल यही आशा थी कि हर किसी का ध्यान लगातार उस घिनौने बच्चे के इर्द गिर्द केंद्रित रहेगा और जो कुछ अभी हुआ था उसे दोबारा नहीं उठाया जाएगा। दुर्भाग्य से हेलियन मेई का उग्र और अनियंत्रित स्वभाव बहुत पहले से ही विकसित हो गया था। उसने वेई वेई के सामने आने का आरोप लगाया और जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुमने यह जानबूझकर किया है। तुमने जानबूझकर मुझे और दूसरी बहन को मूर्ख बनाया है। ओह, वेई वेई ने अपनी भौहें उठाई और मुस्कुराई। शुरू से अंत तक यह तीसरी बहन और दूसरी बहन ही थी जो मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगा रही थी। यह कैसे हो गया कि मैं जानबूझकर आप लोगों को मूर्ख बना रही हूँ? हेयर दृष्टि से देखे जाने से हेलियन मेई पूरी तरह से अपना होश खो बैठी। शुरू से अंत तक आप पूरी तरह से दिखावा कर रहे थे। आप चुप रहो। सू जियाचेंग ने दृढ़ता से हेलियन मेई को पीछे खींच लिया, तुरंत पीछे चल रहे गार्ड को धक्का दे दिया और चुपके से उसे डांटते हुए उसे घूर कर देखा। एक बार जब यह लड़की परेशान हो गई तो वह स्थिति का विश्लेषण करने में सक्षम नहीं रही। क्या वह जियो एयर के विचारशील प्रभाव का आधा भी नहीं सीख सकी? अब से इस स्थिति को हाथ की सफाई से दूर करना कठिन होगा। वेई वेई को यह जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी कि वह क्या योजना बना रहा था। मामले को अनसुलझा छोड़कर सुलझाना चाहता था। इस दुनिया में इतनी सुविधाजनक चीज कहां मिलेगी? कथित तौर पर सू जियाचेंग को हमेशा धर्मी और न्यायप्रिय माना जाता है। अब जब आपकी दो पोतियों ने मुझ पर गलत आरोप लगाया है और मेरा इस तरह अपमान किया है, तो पता नहीं सू प्रधानमंत्री इसे कैसे संभालेंगे। वेई वेई ने जल्दबाजी में मंत्री के गार्ड को रोका जो हेलियन मेई को ले जाने वाला था, फिर आलस्य और इत्मीनान से रास्ते पर खड़ा हो गया, जिससे जो कोई भी जाना चाहता था वह ऐसा करने में असमर्थ हो गया। शिक्षकों ने दोबारा बात नहीं की। यहां तक टुसु फैंग और ग्रैंडमास्टर का व्यवहार भी शांत और शांतिपूर्ण था। हालांकि उनकी निगाहें सू जियाचेंग के शरीर पर पूरी तरह से टिकी हुई थी, जिससे एक ऐसा उत्पीड़न हो रहा था जिसे शब्दों में वर्णित करना मुश्किल था। सू जियाचेंग को पता था कि वह अज्ञानता का दिखावा जारी नहीं रख सकता। अपने दिल में वह चाहता था कि वह इस छोटी सी घिनौनी संतान को ले ले और उसकी खाल उतार दे। इस वीभत्स स्पॉन का एक वाक्य और उसे तूफान के सबसे हिंसक क्षेत्र में धकेल दिया गया। वैसे भी अगर उसने वास्तव में कुछ भुगतान नहीं किया तो उसे डर है कि उसकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचेगा। वह दरबार में एक मंत्री थे और एक मंत्री के लिए सबसे अधिक नुकसानदायक बात उसकी प्रतिष्ठा खोना था। उन्हें नहीं पता था कि वे चर्चा शुरू करने के लिए इस बिंदु को कैसे पकड़ने में सक्षम थे। हालांकि सू जियाचेंग समझ गए। इस बार भले ही वह अनिच्छुक था सबके सामने, फिर भी उसे एक अभिनय करने की जरूरत थी। यह सोचते हुए कि वह इतने वर्षों तक अदालत में कैसे रहा, फिर भी अप्रत्याशित रूप से एक छोटे से दुष्ट व्यक्ति द्वारा उसे इस हद तक मजबूर किया गया। सू जियाचेंग ने उसके होंठ के पतले मांस पर काटा। फिर भी उसके चेहरे के भाव नहीं बदले क्योंकि उसने सभी विकल्पों पर विचार किया। गहरी आवाज में उन्होंने कहा, जियो एयर, छोटी मेई, दादाजी जानते हैं कि आप लोगों ने वास्तव में अपनी सबसे बड़ी बहन को फंसाने की योजना नहीं बनाई थी। हालांकि आप लोग स्वभाव से जिद्दी हैं और यह नहीं सोचा कि यह मामला कितना गंभीर है, इसलिए आपने गैर जिम्मेदाराना ढंग से बात की जिससे आपकी सबसे बड़ी बहन को गलत महसूस हुआ। अगर दादाजी ने आज वेई वेई को जवाब नहीं दिया तो मैं सार्वजनिक भावना के साथ साथ स्वामित्व दोनों के संबंध में मानवीय परंपरा के खिलाफ जाऊंगा। क्योंकि यह वह मुंह था जिसने गलती की थी, फिर अपनी हथेली का उपयोग करके खुद को 20 थप्पड़ मारे और अपनी गलती स्वीकार करें। दादाजी। एक पल में हेलियन जियो एयर भी गूंगा हो गया और उसका पूरा शरीर कांप गया। उसने सू जियाचेंग की ओर देखा, फिर भी वह विश्वास नहीं करना चाहती थी कि दादाजी ने अप्रत्याशित रूप से इस तरह का निर्णय लिया है। वह भविष्य में व्हाइट अकेडमी में कैसे बनी रह सकती है? सू जियाचेंग को परिणाम कैसे नहीं पता होंगे? फिर भी अंत में उसने काम शुरू करने के लिए जबरन चिल्लाया, अभी भी नहीं चल रहा। हेलियन जियो एयर स्तब्ध था। उसकी आधी खुली नाजुक पलकें गुलाब की तरह लग रही थी जिनमें अभी भी पानी की बूंदें थीं। साम्राज्य हमेशा उस पर स्नेह करती थी, इससे पहले उसके साथ ऐसा व्यवहार कब हुआ था? हेलियन मेई की शक्ल और भी अधिक बदल गई, वह इस पर विश्वास नहीं करना चाहती थी और पलट गई। उसे जो मिला वह उसके दादाजी की ठंडी अभिव्यक्ति थी। वह जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा डरती थी वह नाना थे। दादाजी उससे जो भी कराना चाहते थे वह उसे न करने की हिम्मत नहीं करती थी। इसलिए उसने अपनी गर्दन सीधी की और पीछे हट गई।
हेलियन जियोएर के पतले होठों को तब तक चबाया गया जब तक कि वह चमकीले लाल न हो जाएं। उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे और वह रोना चाहती थी। जब से वह पैदा हुई है तब से उसे इस तरह का अपमान कभी नहीं मिला था। विजेता बनने के लिए उन्होंने व्हाइट एकेडमी में प्रवेश लिया और हर जगह उन्हें प्रशंसा मिली। अब इस तरह सबके सामने अपने मुंह पर थप्पड़ मारना पड़ रहा है, यह सब उस छोटी सी फूहड़ की वजह से है। यदि यदि यह उसके लिए नहीं होता, वह इतना नीचे कैसे गिर सकती थी। आगे बढ़ो। सू जियाचेंग की धीमी आवाज में बात हुई, फिर भी वह इसे सहन नहीं कर सका और उसने अपनी पीठ घुमा ली। वह देखना नहीं चाहता था। हेलियन जियोएर और हेलियन मेई के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। वे केवल अपने दांत पीस सकते थे और सभी को देखते हुए धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। एक बार और फिर जहरीले विचारों से भरे वेई वेई को देखते हुए अपने ही चेहरे पर तमाचा मारा। थप्पड़ एक, थप्पड़ दो। अपने कानों के पास हथेलियों की आवाज सुनकर वेई वेई केवल शांत और स्थिर खड़ी रही। शुरू से अंत तक उसने अपनी मुद्रा नहीं बदली। 20 थप्पड़ों के बाद ही हेलियन जियोएर ने अपना हाथ रोक लिया और उसे महसूस हुआ कि उसका चेहरा जलते हुए दर्द से जल रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई उसे ही देख रहा हो। उसने बहुत अपमानित महसूस किया, फिर भी उसका रंग रूप बमुश्किल बदला। अभी वह केवल वेई वेई को अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े करना चाहती थी। सू जियाचेंग ने अपना हाथ रोक लिया, गुप्त रूप से खुद पर दबाव डालते हुए कहा, जियोएर, आप और वेई वेई खून से बहने हैं। बहनें रातों रात दुश्मन कैसे बन जाएंगी? आपका चरित्र हमेशा दयालु था, दादाजी हमेशा से जानते थे। जल्दी करो और अपनी सबसे बड़ी बहन से माफी मांगो। इस मामले को जाने दो और इसके बारे में भूल जाओ। दादाजी। हेलियन जियोएर की झुकी हुई आंखों ने आंसू रोक लिए। वह जानती थी कि दादाजी उसकी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसे माफी मांगने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हालांकि वेई वेई के सामने अपना सिर झुकाने के कारण वह वास्तव में ऐसा नहीं कर सकी। सू जियाचेंग ने अपनी आवाज को गहरा किया, जल्दी करो और जाओ। हाँ। हेलियन जियोएर ने धीरे धीरे सांस ली, पानी के लिली की तरह खूबसूरती से आगे बढ़ा और वेई वेई के सामने आ गया। वह लोगों के सामने अपनी प्यारी और दयनीय छवि बनाए रखना चाहती थी, लेकिन उसे पता चला कि उसके मुंह के कोने हिलने डुलने में बहुत अधिक दर्द करते हैं, और वह खुद को और अधिक नफरत करने से नहीं रोक सकी। यह हम ही हैं जिन्होंने सबसे बड़ी बहन को गलत समझा। वेई वेई ने उसकी ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया, पहले की तरह जब मैंने प्रधानमंत्री सू से बात की थी। बहन, मुझे आपको फिर से याद दिलाने की अनुमति दें। इसे गलत नहीं समझा गया है, यह झूठा आरोप लगाया गया है। आप। हेलियन जियोएर इतनी गुस्से में थी कि उसके छोटे से चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल गया। उसने हवा का एक बड़ा कौर अंदर खींचा और अपने गले से निकलने वाली दुर्भावना को सख्ती से दबा दिया। बड़ी बहन ने जो कहा वह सही है। यह छोटा घिनौना बच्चा। सू जियाचेंग ने अपना हाथ तनाव में रखा, फिर भी लोगों के सामने दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, आप बहनों को मेल मिलाप होता देखकर मुझे खुशी हो रही है। वेई वेई मुस्कुराए और उनकी ओर मुड़े। प्रधानमंत्री सू ने जो कहा वह सही है, इससे वास्तव में लोगों को खुशी होती है। चिंता न करें, सब कुछ अभी शुरू हो रहा था। भविष्य में आप लोगों को खुश करने के लिए अधिक से अधिक अवसर आएंगे। जो कुछ तुम लोगों ने मुझसे लिया और जो कुछ तुमने मेरी मां से छीना, मैं अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा करके वापस ले लूंगा। सू जियाचेंग को भी पता नहीं क्यों, लेकिन जब उस जोड़ी आंखों का सामना करना पड़ा, तो उसे अप्रत्याशित रूप से महसूस हुआ कि वहां अंधेरे के धागे बह निकले थे। हालांकि वह अपनी स्थिति को नहीं भूला और जोर से हंसते हुए बोला, ग्रैंड मास्टर, आप भाग्यशाली हैं। आपने वास्तव में एक अच्छे शिष्य को स्वीकार किया है। ग्रैंड मास्टर ने उनका आधा चेहरा भी नहीं देखा और ठंडे स्वर में कहा, इसके बाद अकादमी में और अधिक परीक्षण होंगे। बिना किसी निर्धारित कर्तव्य वाले लोग पहले ही जा सकते हैं। जिन लोगों को बिना किसी निर्धारित कर्तव्य वाले लोग कहा जाता था, वे कड़ी मुस्कान के साथ सू जियाचेंग का इंतजार कर रहे थे। जो भाव पहले से ही भद्दे थे वे और भी भद्दे हो गए। दादाजी ने इन बातों की परवाह नहीं की और अपने ही शिष्य को दूसरे आंगन में ले आए। वह यह देखने जा रहा था कि सुपीरियर कंपाउंड का परीक्षण क्या परिणाम देगा। उनके अनुमान के अनुसार घोस्ट पैलेस में रहने वाले उस छोटे से बदबूदार व्यक्ति को पहले ही प्रकट हो जाना चाहिए था। इस दौरान उन्हें सुपीरियर कंपाउंड में अपने कौशल का एक बड़ा प्रदर्शन करना चाहिए। उसे अपने शिष्य को अच्छी तरह से देखने के लिए उसे इंगित करना चाहिए, ताकि एक बार जब वह उसे पहचान ले, तो वह उस छोटे से बदबूदार व्यक्ति से थोड़ा दूर छिप सके। हालांकि ग्रैंड मास्टर से एक बात में गलती हुई, और वह यह कि एक महामहिम जो छाया की तरह आए और चले गए, ने सुपीरियर कंपाउंड में बिल्कुल भी परीक्षण नहीं किया।
इसके बजाय वह इंफीरियर कंपाउंड और फाइन कंपाउंड परीक्षण क्षेत्र में था, जहां कोई भी देखने नहीं आया। प्रतियोगिता को और अधिक निष्पक्ष बनाने के लिए अकादमी ने परीक्षा के दौरान पुरुषों और महिलाओं को अलग करने का निर्णय लिया था, जिससे वास्तव में एक निश्चित महामहिम को अपनी पहचान छुपाने का एक बहुत ही सुविधाजनक तरीका मिल गया। साथ ही हर किसी का ध्यान वेई वेई पर था, वे देखना चाहते थे कि वह कितनी शर्मनाक होने वाली थी। इसलिए बहुत कम लोगों को पता था कि एक मैदान में एक और परीक्षण चल रहा है। कैसे, यह आप कैसे हो सकते हैं? झांग शी जी, जो मूल रूप से मार्शल क्यूई प्रतियोगिता में अपने कौशल का प्रदर्शन करना चाहते थे, ने वहां उनके सामने खड़े व्यक्ति को देखा। वो खुद पर काबू नहीं रख सका और एक कदम पीछे हट गया। बेली जियाजू ने उदासीनता से उसकी ओर देखा और धीरे धीरे अपनी कलाई हिलाते हुए भी कुछ नहीं बोला। वह एक देवता की तरह सुंदर था, जो अवतरित हुआ था, जो दिखाई देने वाली हत्या के इरादे को छिपाने में असमर्थ था। इंतजार। झांग शी जी खुद को नियंत्रित नहीं कर सके और जोर से चिल्लाए। वो यह नहीं भूलेंगे कि उनका प्रतिद्वंद्वी कितना भयानक था। यह लड़का अत्यंत विषैले सांप जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बस मुश्किल से हिलने की जरूरत है और तुरंत ही उसका प्रतिद्वंद्वी उसके पेट में समा जाएगा। उसके पैर का घाव अभी भी ठीक नहीं हुआ था। गंभीर फ्रैक्चर पूरी तरह से इस व्यक्ति ने उसकी आंखों के सामने किया था। दरअसल उनकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसके प्रतिद्वंद्वी के जोरदार जुल्म ने अप्रत्याशित रूप से उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह सांस नहीं ले पा रहा हो। सिर्फ इतना ही नहीं, अब तक वह यह उजागर नहीं कर पाया था कि उसके सामने वाले व्यक्ति की वास्तविक पहचान क्या थी। मूल रूप से उसने सोचा कि वह सुपीरियर कंपाउंड के भीतर छिपा हुआ एक विशेषज्ञ हो सकता है। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी आश्चर्यजनक रूप से यहां दिखाई देगा। क्या ऐसा हो सकता है कि यह व्यक्ति भी 4 कुलों में से किसी एक द्वारा चुना गया एजेंट था? नहीं, यह नहीं हो सकता। वह पहले भी चारों कुलों के सभी लोगों से मिल चुका था, फिर भी उसने अपने सामने वाले व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था। झांग शी जी का ध्यान भटकते हुए उस सुंदर आदमी की ओर मुड़ा और तेजी से उसके करीब आ गया। उसकी आंखों में तिरस्कारपूर्ण भाव की जगह बहुत पहले ही सदमे ने ले ली थी। वास्तव में आप कौन हैं? मानो वह अपने दिल के अंदर के सदमे को फिर से दोहराना चाहता हो, वह पागलों की तरह चिल्लाया। उस आखिरी चीख में कपकपी को छुपाना मुश्किल था। फिर भी बेली जियाजू ने केवल अपने पतले होठों को बर्फ के ठंडे चाप में मोड़ा। उनके अनुशासित, बेतहाशा अहंकारी रुख ने फिर से कहा कि दूसरा पक्ष अभी भी उनकी पहचान जानने के योग्य नहीं है। झांग शी जी ने महसूस किया कि दूसरे के पूरे शरीर के भीतर जानलेवा इरादे की लहरें हिंसक रूप से बढ़ रही थी, जिससे उसके अपने पैरों की जोड़ी अनियंत्रित रूप से कांपने लगी थी। इसके बाद उसके हाथ में मौजूद तलवार दूर फेंक दी गई। वह मंच के ऊपर से लगभग अपनी ही पैंट में पेशाब करते हुए भाग गया, जबकि उसके मुंह से अभी भी चिल्ला रहा था, मैं प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा हूं, मैं हारना चाहता हूं। क्या आप लोगों ने यह सुना? मैं हारना चाहता हूं। बेली जियाजू ने उसका पीछा नहीं किया और केवल उसी स्थान पर खड़ा रहा, जबकि उसने अपने जैकेट के सामने झटका देने के लिए अपना हाथ उठाया, जिसमें मूल रूप से धूल का कोई कण नहीं था। उसके चेहरे पर उदासीन भाव था, मानो जो भाग रहा है वह कोई छोटा सा सफेद चूहा हो। दोनों शिक्षकों ने थोड़ा असंतुष्ट होकर एक दूसरे की ओर देखा। जब से वे व्हाइट एकेडमी के शिक्षक के पद पर आसीन हुए, उन्हें कभी इस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। गुड कंपाउंड का एक अग्नि गुण वाला छात्र, जो जल्द ही अप्रत्याशित रूप से टूट जाएगा, इंफीरियर कंपाउंड के एक छात्र के सामने हारकर भाग गया, जिसने अब तक किसी भी प्रकार की क्यूई परीक्षा भी नहीं दी थी। अगर इस तरह की स्थिति की खबर फैली तो उनकी तरह जो शिक्षक थे, उनका भी अपमान होगा, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अगर अन्य लोगों को पता चला, तो उन्हें नहीं पता होगा कि उनका सामना कैसे करना है। फिर उन्होंने सीधे तौर पर और तुरंत घोषणा कर दी कि बेली जियाजू जीत गया है और उसके क्यूई स्तर का परीक्षण करने की भी जहमत नहीं उठाए। किसी भी स्थिति में 1 महीने के समय में स्वाभाविक रूप से उसका परीक्षण करने के लिए कोई और होगा। नतीजतन यह बात जब किसी अन्य व्यक्ति के कान में चली गई, तो यह बन गई, इंफीरियर कंपाउंड का वह नया छात्र भाग्यशाली था और उसे एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा जिसने हार मान ली। जहां तक का सवाल है, केवल तुसु फैंग ही जानते थे जिन्हें यह खबर मिली थी। दूत की रिपोर्ट सुनने के बाद उसके मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। उसकी आवाज समतल थी, अभी तक युद्ध नहीं किया है, पहले से ही सैनिक को वश में कर लिया है, उसे आदेश देने के लिए पैदा हुआ व्यक्ति माना जा सकता है। पुणे, महिला ने खोजा साथियों से बचने का उपाय जो हो गया वायरल। नेत्र रोग विशेषज्ञ चकित है। 5 दिन में 100% दृष्टि ठीक होगी। प्रिंसिपल किसकी बात कर रहे हैं? सु जिया चेंग अभी तक नहीं गया था।
वह तुसु फैंग के पक्ष में खड़ा था, आसपास के माहौल को इकट्ठा करने और गर्म करने की बहुत कोशिश कर रहा था। इस तरह की कमान संभालने की प्रतिभा, शायद मैं उसे लॉर्ड मुरोग से मिलवा सकता हूं और उसे उसकी थोड़ी अधिक देखभाल करने के लिए कह सकता हूं। तुसु फैंग ने उसकी ओर देखा। सु जियाचेंग ने उस नजर में जो देखा उससे वह चकित हो गया। उसे नहीं पता था कि क्या वह इस बारे में ज्यादा सोच रहा था। उसने अप्रत्याशित रूप से तुसु फैंग की आंखों में उपहास का संकेत क्यों देखा? यह बहुत संभव नहीं होना चाहिए। तुसु फैंग का चरित्र हमेशा सौम्य रहा है। हमें इससे प्रधानमंत्री सु को परेशान नहीं करना चाहिए। यह एक युवा का थोड़ा अहंकारी व्यवहार है। वे आमतौर पर नहीं चाहेंगे कि कोई उनकी देखभाल करे। तुसु फैंग की बात खत्म होने के बाद वह भी खुद पर हंसे। अगर उसे गलत ढंग से याद न हो तो एक बार उस छोटे से बदमाश के 10 साल का होने से पहले ही उसने पूरी राजधानी के प्रतिष्ठित परिवारों के सभी बेटों को बर्बाद कर दिया था। अब उनके सामने प्रधानमंत्री सु ने अचानक कहा कि वह उनकी रक्षा करना चाहते हैं। हे, अगर सु जियाचेंग को पता होता कि वह जिसकी रक्षा करना चाहता है वह महामहिम है, तो आश्चर्य है कि उसकी अभिव्यक्ति किस प्रकार की होती। सु जियाचेंग यह नहीं समझ सके कि दूसरा पक्ष क्या सोच रहा है, लेकिन यह देखकर कि उन्होंने विनम्रता से बात की, उन्होंने इसके बारे में अधिक नहीं सोचा। चूंकि यह ऐसा है, प्रिंसिपल को अपना काम जारी रखना चाहिए। मैं घूम लूंगा, प्रधानमंत्री तुसु फैंग ने कहा और सु जियाफैंग के कदमों को रोकते हुए धीरे से कहा, ग्रैंडमास्टर यह कहने में गलत नहीं थे कि व्हाइट अकादमी में किसी भी मंत्री के लिए घूमना मना है। सेवानिवृत्त सम्राट ने पहले ही दिशानिर्देश स्थापित कर दिए थे। छात्र की मानसिक स्थिति प्रभावित होगी, इसलिए यदि प्रधानमंत्री सु के पास कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला नहीं है तो कृपया वापस आ जाएं। मुझे इसके बाद कुछ काम करना है, इसलिए मैं अब प्रधानमंत्री सु का मनोरंजन करने में सक्षम नहीं हूं। एक साथ 2 किलो पर प्रहार करना, एक साथ 2 बाधाओं का सामना करना। सु जियाचेंग ने अपने दांत पीस लिए जब तक कि आवाज बाहर नहीं आ गई। वह अंधेरे चेहरे के साथ पेड़ के नीचे खड़ा था और तुसु फैंग की पीठ की छाया को और दूर जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा छिप नहीं रहा था। उनमें से हर कोई अकेला है, क्या पात्र है। अब जबकि केवल उनके अपने लोग ही यहाँ बचे हैं, सु जियाचेंग ने अब खुद को नहीं रोका। शिक्षकों ने उनकी चापलूसी करने की बहुत कोशिश की। मंत्री सु, कृपया शांत हो जाइए, प्रिंसिपल अभी भी युवा है। हम भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। कोई नहीं बता सकता कि सेवानिवृत्त सम्राट क्या सोच रहे थे, इतने कम उम्र के व्यक्ति को प्रिंसिपल बनाना, और यहाँ तक इतने सालों तक प्रिंसिपल रहना। आह, सही। कुछ पुराने शिक्षक भी अनिच्छापूर्वक असहाय दिखाई देते हुए बगल से चिल्लाने लगे। सु जियाचेंग ने खुले विचारों वाला दिखावा किया, भूल जाओ, वे सभी केवल जूनियर हैं, मैं भी उनसे झगड़ा नहीं करूंगा। हालांकि क्या उस खबर का कोई सुराग है जिस पर मैंने आपको गौर करने के लिए कहा है? मंत्री जी को निश्चिंत रहना चाहिए। मैं सुपीरियर कंपाउंड में तैनात हूं। उनमें से एक आत्मसंतुष्ट शिक्षक ने उत्तर दिया, जब तक तीसरा राजकुमार प्रवेश करेगा, कोई भी समाचार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति मैं ही होऊंगा। सु जियाचेंग ने संतोषपूर्वक अपना सिर हिलाया। अच्छा, बहुत अच्छा। इसके अलावा मैं शिक्षक को फिर से मेरी पोती का थोड़ा ध्यान रखने के लिए परेशान करना चाहूंगा। इतना कहकर उसने अपना हाथ उठाया और हेलियन जियोएर के कंधे को थपथपाया। उसका दिल नफरत से भरा था, फिर भी गहरे प्यार से भरा हुआ था। उस शिक्षक ने तुरंत स्वीकार किया, मिस जियोएर असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। सुपीरियर कंपाउंड के भीतर भी वह बौनों के बीच एक विशालकाय है। मंत्री सु को अभी जो हुआ उसके बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यह केवल एक छोटी सी परीक्षा थी। वह बेकार आदमी कराहने में विशेषज्ञ है। ग्रैंडमास्टर के लिए एक बार के लिए भ्रमित होने से बचना मुश्किल है। वह उसके चरित्र को अच्छी तरह से नहीं जानता है। जब तक ग्रैंडमास्टर को पता नहीं चलता, तब तक प्रतीक्षा करें। जल्द ही उससे घृणा हो गई। आखिरकार हेलियन वेई के पास वास्तव में थोड़ी सी भी क्यूई नहीं है और वो निश्चित रूप से हथियारों का अध्ययन करने में सक्षम नहीं होगी, बस अच्छे दृश्यों का पालन करना बाकी है। भले ही सु जियाचेंग के मुंह ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति ने आसानी से सब कुछ स्पष्ट रूप से कह दिया। शिक्षक ने जो कहा वह बिल्कुल वही था जो वह चाहता था। हालांकि आखिरकार यह जगह व्हाइट अकेडमी थी। वह इतना मूर्ख नहीं होगा कि यहाँ इतने सारे लोगों के सामने अपने विचारों को स्वीकार कर सके, इसलिए वह केवल हंसा और बातचीत का विषय बदल दिया। अब जल्दी नहीं है, मुझे भी अपनी छुट्टी ले लेनी चाहिए। आइए मेरी 2 पोतियों को मुझे विदा करने के मामले का ध्यान रखें। हर किसी ने स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति उठाने की हिम्मत नहीं की। बार बार उन्होंने हेलियन जियोएर और हेलियन मेई से आग्रह किया कि वे मंत्री को पहाड़ से नीचे भेजना सुनिश्चित करें।
टकरा जाना। एक बार जब उसने अकादमी छोड़ दी तो हेलियन जियो एयर अब अपने गुस्से से खुद को रोक नहीं सकी और उसने एक पैर से उस अंगरक्षक को लात मार दी जो वर्तमान में उसके पास खड़ा था। अंगरक्षकों को पता था कि उनकी मालकिन अच्छे मूड में नहीं है, इसलिए उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। दादाजी। हेलियन जियो एयर का रोना सहन करना मुश्किल था। एक गाल जो फूल जैसा था उसे तब तक थप्पड़ मारा गया जब तक कि वह बहुत सूज और फूल न गया। उसकी आंखें जहरीले विचारों से भरी थी। आपने हमें हमेशा संयम बरतने की सलाह दी है। अगर मैं इसे सहन करता रहा तो वह छोटी फूहड़ मेरे सिर पर चढ़ना चाहेगी। पोती को कड़वाहट का अनुभव होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दादाजी देखो, वह स्पष्ट रूप से आपको शर्मिंदा करना चाहती थी। जब सू जियाचेंग ने यह सुना तो वह इतना क्रोधित हुआ कि उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह सबसे पहले अंगरक्षक की ओर मुड़ा और कुछ समय के लिए अपना गुस्सा व्यक्त किया, अपना हाथ रोके रखा और थोड़ी देर बाद हेलियन जियो एयर के पीछे चला गया। दादाजी जानते हैं कि इस बार आप व्यथित महसूस कर रहे हैं, लेकिन जियो एयर, आपको यह याद रखने की जरूरत है कि आपकी भविष्य की संपत्ति और रैंक अविश्वसनीय होगी। इस छोटी सी घिनौनी संतान के कारण अपने हाथों को गंदा करना वास्तव में इसके लायक नहीं है। दादाजी की राय है कि मैं लॉर्ड मुरोग से मित्रता जारी रखूं। हेलियन जियो एयर हमेशा हेलियन मेई से अधिक प्रतिभाशाली था। हेलियन मेई अभी भी उस बारे में अंधेरे में थी जो उसने अभी सुना था, जबकि हेलियन जियो एयर ने पहले ही सू जियाचेंग के शब्दों के भीतर अर्थ की दूसरी परत को स्पष्ट रूप से बता दिया था। सू जियाचेंग के चेहरे पर मुस्कान थी और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह सही है, हमें लॉर्ड मुरोग के साथ संबंध बनाए रखने की जरूरत है। हालांकि दादाजी इस बार लॉर्ड मुरोग के कारण नहीं, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के कारण आए थे। महल से खबर है, इस साल की बड़ी आयुध प्रतियोगिता के दौरान सेवानिवृत्त सम्राट विंड फीनिक्स टॉवर को देखने के लिए गुप्त रूप से यात्रा करेंगे। वे कहते हैं कि यह छात्रों के लिए एक परीक्षा है, लेकिन वास्तव में यह तीसरे राजकुमार को खोजने के लिए है। जब वह समय आएगा तो बहुत सारे विशेषज्ञ राजधानी में प्रवेश करेंगे। न केवल व्हाइट अकादमी के छात्र बल्कि लोगों के बीच से भी कई विशेषज्ञ प्रतियोगिता में भाग लेंगे। तीसरा राजकुमार, एक पत्नी का चयन। हेलियन जियो एयर उत्साह में चिल्लाया। सू जियाचेंग ने अपनी पोती की खुशी को महसूस किया जैसे ही उसके मुंह के कोनों ने एक चाप बनाया। दादाजी महामहिम के प्रति आपकी भावनाओं को जानते हैं। सेवानिवृत्त सम्राट की ओर से हिजड़े ने पहले ही यह बात फैला दी है, तीसरा राजकुमार भी घोस्ट पैलेस छोड़ देगा और अकादमी में वापस आ जाएगा। आप भी सुपीरियर कंपाउंड में हैं, इसलिए आपको अक्सर तीसरे राजकुमार के साथ जुड़ने के इस अवसर का लाभ उठाने के तरीके के बारे में सोचना होगा। दादाजी। हेलियन जियो एयर का गाल थोड़ा लाल हो गया, जबकि वह अपने हाथ में रुमाल पकड़े हुए थी, जो एक युवा लड़की के पहले प्यार की शर्मिंदगी को प्रदर्शित कर रही थी। सू जियाचेंग जोर से हंसी, आप शर्मा रही हो। दादाजी जियो एयर का मजाक उड़ा रहे हैं। हेलियन जियो एयर ने विनम्रतापूर्वक अभिनय किया और उसके पैर पर मुहर लगाई, जिसके बाद वह मुस्कुराए। उसकी आंखों की रोशनी उसकी आत्मसंतुष्टि को दर्शाती है। प्रतियोगिता के दौरान जब पोती मंच पर होगी तो निश्चित रूप से सभी को आश्चर्यचकित कर देगी। सू जियाचेंग ने उसके रूप को देखा और ऐसा लगा मानो उसने कुछ सोचा हो। उसका मुंह थोड़ा खुला और सुखद आश्चर्य की अपनी भावना को छिपा नहीं सका। जियो एयर, क्या यह संभव है कि तुम आगे बढ़ गए हो? हेलियन जियो एयर ने अपना सिर हिलाया, उसके होठों पर मुस्कान की छवि थी। उस वर्ष दादाजी ने मेरी मदद करने के लिए मुझे पीने के लिए खून दिया था। हर बार जब मैं एक स्तर बढ़ाता हूं, तो मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे शरीर के भीतर एक गर्म धारा बह रही है। आखिरकार हेलियन परिवार के लोग केवल इस थोड़े से काम के लिए ही उपयोगी हैं। सू जियाचेंग ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, दरअसल मैं इस बार अकादमी जाने के अवसर का उपयोग ग्रैंडमास्टर से आपको एक शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए कहने के लिए करने जा रहा था, लेकिन अब इसे देखते हुए, वह भी सिर्फ एक अज्ञानी भूल करने वाला बुरा आदमी है, जो आप जैसी प्रतिभा को नजरअंदाज करता है और उस बेकार को स्वीकार करने पर जोर देता है। अभी हेलियन जियो एयर को केवल वेई वेई का नाम सुनने की जरूरत है ताकि उसे लगे कि उसका दम घुट रहा है। जब मैं रक्षा विभाग में था, मैंने उसकी बहुत कम परीक्षा ली थी। वह उतनी ही खराब थी जितनी खराब हो सकती है और बिल्कुल बेवकूफ थी जो कुछ भी नहीं जानती थी। हालांकि आज इस बिंदु पर बोलते हुए हेलियन जियो एयर ने रुककर धीमी आवाज में पूछा, दादाजी मुझे बताओ, क्या वह जहर है जो हमने पहले से ही उसके शरीर में डाल दिया है, अब और काम कर रही है? क्या यह संभव है कि उसने अपनी क्यूई पुनः प्राप्त कर ली है? अन्यथा अकेले उसकी क्षमता के आधार पर वह बिल्कुल भी छोटी बहन की प्रतिद्वंद्वी नहीं होती। सू जियाचेंग ने भी इस मामले पर पुनर्विचार किया।
हालांकि उसने तुरंत अपना सिर हिलाया, संभव नहीं। जब तक किसी व्यक्ति को निगलने वाले स्वर्ग के जहर द्वारा बदल दिया गया है, तब तक वह अपनी क्यूई खो देगा। भले ही ग्रैंड मास्टर जैसा विशेषज्ञ क्षतिग्रस्त क्यूई चैनलों को ठीक करने में मदद करे, फिर भी वह पहले से ही क्षतिग्रस्त चैनलों को बहाल करने में असमर्थ होगा। इसके अलावा इतने साल पहले ही बीत चुके हैं। निगलने वाले स्वर्ग के जहर ने पहले से ही किसी भी क्यूई ऊर्जा के उस छोटे से वीभत्स अंडे के शरीर को पूरी तरह से खाली कर दिया था। लड़ाई और सामान्य मार्शल आर्ट से हत्या करना अभी भी संभव हो सकता है, लेकिन क्यूई को दोबारा विकसित करना असंभव है, क्योंकि उसके चैनल पहले ही नष्ट हो चुके हैं। वह अपने पूरे जीवन में दोबारा क्यूई का उपयोग नहीं कर पाएगी। लेकिन थेलियन जियोएर अभी भी कुछ कहना चाहता था। थेलियन मेई गुस्से में थी और उसने उसकी बात काट दी। दूसरी बहन, वह छोटी फूहड़ केवल एक बार भाग्यशाली थी। मेरा शरीर अभी भी घायल है और उसने मेरी सारी क्यूई का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है। वह थोड़ी चालाक थी, उसने मुझे स्थिर रखने के लिए किसी तरह की कला का इस्तेमाल किया। मैं बिल्कुल भी हिल नहीं सकती थी, अन्यथा शुरुआत में वह मेरे लिए उतनी ही विकलांग होती। मैं अब भी उसे इतना अहंकारी होने की अनुमति कैसे दे सकती थी? हेलियन जियोएर ने भी इसके बारे में सोचा। उस समय हेलियन मेई वास्तव में बिल्कुल भी नहीं हिली। दूसरी बहन, वह क्रिस्टल क्षेत्र को जरा सा भी नहीं जला सकती थी। उसके पास क्यूई कैसे हो सकती है? उसने बस उस क्षण का फायदा उठाया जब हम ध्यान नहीं दे रहे थे और किसी प्रकार की अयोग्य विधि का इस्तेमाल किया। हेलियन मेई इतनी गुस्से में थी कि उसके दोनों हाथों की मुठ्ठियां भींच गईं। उनका दृढ़ विश्वास था कि वेई वेई ने किसी प्रकार की चाल खेली है। सू जियाचेंग ने अपनी सफेद भौहें सिकोड़ते हुए कहा, इस छोटे से दुष्ट बच्चे के बारे में वास्तव में कुछ अजीब है। हालांकि आप लोगों ने भी सुना है कि प्रशिक्षकों ने अभी क्या कहा है। उसकी राह लंबी नहीं होगी। चाहे वह कितनी भी चतुर क्यों न हो, क्यूई के बिना वह हथियारों का अध्ययन करने में भी सक्षम नहीं होगी। ग्रैंडमास्टर जल्द या बाद में उसे बाहर निकाल देंगे। जियोएर, एक महिला के रूप में आपको याद रखना चाहिए और समझना चाहिए कि आपके हाथों को जितना संभव हो उतना साफ होना चाहिए। केवल सज्जन होने से ही ऐसा हो सकता है। आप एक आदमी का पक्ष प्राप्त करते हैं। भविष्य में आप निस्संदेह अवर्णनीय रूप से मूल्यवान होंगे और अपने विचारों को थोड़ा नियंत्रित करेंगे और महामहिम और लॉर्ड मुरोग पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे, समझे? हेलियन जियोएर की आंखें रोशनी और जीवंत रंगों को प्रदर्शित करते हुए घूम गईं। जियोएर दादाजी द्वारा कही गई हर बात को समझता है। केवल जियोएर को डर है कि छोटी सी फूहड़ सेना हथियार परीक्षण चरण में फिर से कुछ दुष्ट चाल का उपयोग करेगी। सू जियाचेंग ने यह सुनने के बाद उसकी आंखें भी चमक उठी। चिंता मत करो, स्वाभाविक रूप से उससे निपटने के लिए कोई होगा। दादाजी को शस्त्र प्रतियोगिता में भाग लेने पर पछतावा होगा। वास्तव में हेलियन जियोएर की आंखें चमक उठी। दादाजी, आप इसे कैसे करने की योजना बना रहे हैं? सू जियाचेंग ने ताली बजाई। उसके पतले होठों पर मुस्कुराहट उभरी। प्राचीन काल से पैसा शैतान को भी चक्की का पत्थर बना सकता है। जब तक मैं उन शिक्षकों को खरीद लेता हूं तब तक यह ठीक रहेगा। आपको इस मामले से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपना ध्यान अच्छी तरह से रखने की जरूरत है। इस तरह के मामले जैसे वेई वेई को संभालना चाहते हैं, भले ही आप इसे करना चाहते हैं, आपको अन्य लोगों का उपयोग करना चाहिए। अपने हाथों को गंदा न करें। दादाजी की सीख सही है। हेलियन जियोएर मुस्कुराते हुए उस पर झुक गया। दादाजी ने जो तरीका सोचा था वह अभी भी सबसे अच्छा है। शिक्षकों को रिश्वत देने के बाद सभी जीत और हार हमारे ऊपर होंगी। भले ही वह छोटी फूहड़ एक और अधिक प्रभावशाली चाल के साथ आती है, वह केवल घुटने टेककर माफी मांगने में सक्षम होगी। उस दृश्य की कल्पना करते हुए सू जियाचेंग भी मुस्कुराए। ठीक है, शस्त्रागार प्रतियोगिता निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। हालांकि अगर तीसरा राजकुमार नहीं मिला तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। आपको सुपीरियर कंपाउंड पर ठीक से ध्यान देना चाहिए। मुझे हमेशा लगता है कि महामहिम पहले ही आ चुके हैं। आश्चर्यजनक रूप से इस वर्ष इंफीरियर कंपाउंड के 3 नए छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। यह वास्तव में अप्रत्याशित था। परीक्षण डेटा को सारणीबद्ध करने वाले शिक्षक ने फाइल को अपने हाथ में पकड़ लिया। उसका चेहरा स्तब्धता से भर गया। पिछले वर्ष की रिपोर्ट अभी भी यहाँ है। पिछले सभी मामलों में इंफीरियर कंपाउंड के नए छात्रों ने, जिन्होंने उत्तीर्ण होने के लिए पर्याप्त अंक प्राप्त किए थे, सहायक विशिष्टताओं को चुना था। इस वर्ष के विपरीत, जहां उन्होंने मार्शल क्यूई और अटकल दोनों को पार कर लिया। यह वास्तव में एक चमत्कार है। कुछ लोगों को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। यह एक बार की आकस्मिक घटना के अलावा और कुछ नहीं है। यह देखो, एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसके प्रतिद्वंद्वी ने मैच छीन लिया।
यह भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि कैसे। तो फिर हमें पुरस्कार कैसे बांटना चाहिए? शिक्षक लकड़ी की कुर्सियों पर बैठे थे, एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा था, दूसरा अपनी सफेद दाढ़ी को सहलाते हुए फिर से पीछे देख रहा था। उन्हें नहीं पता था कि वे अपना निर्णय कैसे लें। अंत में वे केवल सुपीरियर कंपाउंड से शिक्षक पर अपनी निगाहें टिका सके। आखिरकार यदि उन्होंने पुरस्कार बांटना शुरू किया तो विजेताओं को सीधे सुपीरियर कंपाउंड में प्रवेश करना था। हालांकि अब इंफीरियर कंपाउंड से सीधे सुपीरियर कंपाउंड में कूदना एक ऐसी स्थिति थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। मेरा प्रस्ताव है कि हम इस बार पुरस्कार रद्द कर दें। जिसने अपना मुंह खोला वह सुपीरियर कंपाउंड में क्यूई कल्टीवेशन पाठ्यक्रमों के लिए जिम्मेदार मुख्य शिक्षक था। उन्होंने अपना चेहरा लंबा खींचा और गंभीरता से कहा, हमें केवल एक भाग्यशाली झटके के कारण उन छात्रों को हमारे सुपीरियर कंपाउंड में प्रवेश की अनुमति नहीं देनी चाहिए जो वास्तव में अयोग्य हैं। प्रिंसिपल, आप अकादमी के प्रिंसिपल हैं। युवाओं को भी समझना चाहिए। यदि हम इस तरह से पुरस्कार वितरित करते हैं तो यह बहुत संभव है कि इससे अन्य संघों के लोगों में असंतोष पैदा हो जाएगा। इसके अलावा पिछले वर्षों में व्हाइट एकेडमी द्वारा सुपीरियर कंपाउंड में जिन छात्रों का चयन किया गया था, उन सभी का चयन बहुत सावधानी से किया गया था। भविष्य में उन्हें वॉर स्पिरिट फोर्सेज द्वारा बहुत अच्छी तरह से चुना जा सकता है। हम यूं ही 3 छात्रों के लिए इस तरह प्रवेश की व्यवस्था नहीं कर सकते। यह हमारे मानकों को नष्ट कर देगा। टुसु फैंग ने शांति से सुना और चाय का कप पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया। उनकी आवाज समतल थी और उन्होंने कहा, मुझे लगा कि व्हाइट एकेडमी का मानक अपने वादे निभाना है। उसकी अभिव्यक्ति में जरा भी बदलाव नहीं आया। उनके मुंह के कोनों में मुस्कुराहट का हल्का संकेत भी था, लेकिन एक दमनकारी भावना सीधे किसी के चेहरे पर आ गई, जिससे सभी शिक्षकों को जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। अभी भी बैठे शिक्षक निश्चित रूप से सुपीरियर कंपाउंड में प्रिंसिपल और शिक्षकों को इस तरह के मामले पर संघर्ष करते हुए नहीं देखना चाहते थे, और उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया, पुरस्कार अभी भी दिया जाना चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि मास्टर ली यान ने जो कहा वह पूरी तरह से अकारण नहीं था। प्रिंसिपल, आप निम्नलिखित के बारे में क्या सोचते हैं? उन 3 अवर कंपाउंड छात्रों ने अब तक अकादमी में प्रवेश के लिए अपनी आवश्यक आपूर्ति नहीं खरीदी है। कैसा रहेगा यदि हम उनमें से प्रत्येक को सीधे एक सेट प्रदान करें? इसे उनकी एक समस्या का समाधान भी माना जा सकता है। प्रस्ताव बहुत समझौतावादी था। सुपीरियर कंपाउंड के मास्टर ली यान स्वाभाविक रूप से सहमत हुए। हम्फ ने उसे केवल छोटे पात्रों के एक समूह के समक्ष प्रस्तुत किया जिनके पास कोई शक्ति या प्रभाव नहीं था। इससे संभवतः भविष्य में उसे कोई लाभ नहीं होगा। उन्हें कपड़े देना सब बेकार था। टुसु फैंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और केवल अपने पतले होंठ मोड़े। उसके मुंह के कोनों में थोड़ी शैतानी झलक रही थी। देर सबेर एक दिन ऐसा आएगा जब इन लोगों को अपने आज के फैसले पर पछतावा होगा। उन्होंने माना कि चाहे कुछ भी हो, वे कल्पना नहीं कर पाएंगे कि 3 अवर कंपाउंड छात्रों के बीच, जो उनके अनुसार जीतने के लिए भाग्य पर निर्भर थे, एक वर्तमान प्रशासन का युवा प्रतिभाशाली महायाजक था और दूसरा तीसरा राजकुमार था जिसे जीतने के लिए वे अपनी जान दे देंगे, बेली जियाजू। दोपहर परीक्षण परिणामों की घोषणा करने के लिए सभी प्रशिक्षक और छात्र कॉमर्स प्लाजा में एकत्र हुए। सुपीरियर कंपाउंड में प्रवेश न कर पाने के मामले के संबंध में समाचार सुनने के बाद एक निश्चित महामहिम की थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसके गंभीर और कठोर चेहरे के किनारे पर एक वक्र दिखाई दे रहा था जो मुस्कुराहट थी लेकिन मुस्कुराहट नहीं थी। वह अवर्णनीय रूप से सुंदर और मोहक रूप से ठंडा लग रहा था। दूसरी ओर नानगोंगली ने अवसर गंवाने पर अफसोस जताया, मैंने सुना है कि सुपीरियर कंपाउंड में बहुत अधिक लड़कियां थीं। मैं वास्तव में जाकर इसकी थोड़ी जांच करना चाहता था। वे की अभिव्यक्ति का पता लगाना लोगों के लिए मुश्किल था। उसकी आंखों की रोशनी काफी उदास थी। शिक्षकों ने यह भी सोचा कि वह अकादमी की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है और बस कुछ कहने ही वाली थी कि उन्होंने उसकी स्पष्ट आवाज सुनी, नहीं कर सकती, इन कपड़ों के बदले पैसे दिए जाएं। शिक्षक, हा 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 हा, आहजू, इन बूढ़ों के भावों को देखो, यह बहुत मजेदार है। नानगोंग लाई हंसते हंसते लगभग बेहोश हो गया। थेलियन परिवार की इस युवा महिला को वास्तव में पैसे से कितना प्यार था, ओह, जिससे वे शिक्षक स्तब्ध और अवाक रह गए। दिलचस्प, सचमुच दिलचस्प। तो ये अवर परिसर के लोग हैं। वास्तव में देखना ही विश्वास करना है। नानगोंगले के बगल में बैठे व्यक्ति ने ठंडी सांस ली। उसके अहंकारी दिखने वाले सुंदर चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान फैल गई थी। उन्होंने एक जातीय चांदी का लबादा पहना था और अपनी कमर के चारों ओर आभूषण लटकाए थे जो अन्य लोगों द्वारा पहने गए आभूषणों की तुलना में अधिक महंगे लग रहे थे।
जब वह पुरस्कार लेने के लिए खड़ी हुई, वेई वेई को अपने शरीर पर क्यूई की तरंगे स्पष्ट रूप से महसूस हो रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसने देखा कि वह व्यक्ति थोड़ी सी भी गर्मजोशी के बिना आवाज में बोल रहा है, सिर्फ यह मत सोचिए कि आपने फाइन कंपाउंड की उन दोषपूर्ण चीजों को हरा दिया है कि वास्तव में आपके पास दुनिया में कोई अन्य प्रतिद्वंद्वी नहीं है। आप लोग अभी भी बहुत हीन हैं। बोलने के बाद उस व्यक्ति की आस्तीन तैरने लगी। उनका हल्का सफेद वस्त्र थोड़ा नीचे लटका हुआ था और लंबे बाल बंधे या बंडल में नहीं थे। उसकी जोड़ी आंखें ऐसी लग रही थी मानो उन्होंने आपदा लाने वाले, डूबने वाले और तैरने वाले, धर्मी लेकिन दुष्ट राक्षसों को छिपा रखा हो। एक क्षण में सबकी निगाहें उसके व्यक्तित्व पर टिक गईं। एक के बाद एक वे एक दूसरे से फुसफुसाते रहे। उनके चेहरों पर स्पष्टतः सुखद आश्चर्य था। यह वह है, यू लिंग हुआन। यू लिंग हुआन, हे भगवान, महान 4 कुलों के नेता के पुत्रों में से एक। मैंने सुना है कि जब युनलिंग हुआन 7 साल का था, तब उसने पहले से ही अपनी पृथ्वी विशेषता विकसित कर ली थी। अब इतने साल बीत चुके हैं, यहाँ तक 4 कुलों में से एक प्रमुख को भी निश्चित नहीं है कि वह कितना शक्तिशाली है। हाल ही में उसे महामहिम द्वारा महल में भी बुलाया गया था, ताकि वे चर्चा कर सके कि जियोनिग्नु बर्बर लोगों को कैसे प्रबंधित किया जाए। आखिर वह सुपीरियर कंपाउंड में कैसे है? यार, यह हम आम लोगों के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। हवा खींचने की आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। लगभग सभी लोग उत्सुकता से युन लिंग हुआन को पुरस्कार प्राप्त करते हुए देख रहे थे। वेई वेई ने केवल उदासीनता से जम्हाई लापरवाही से अपनी सीट पर बैठ गई और अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाने के लिए हाथ उठाया। उसकी आंख के कोने के पास का तिल हल्का सा चमक रहा था। उसके बगल में बैठी बेली जियाजू की पतली और लंबी उंगलियों ने काले जेड अंगूठे की अंगूठी को बदल दिया। चमकती धूप ने उसे रोशन कर दिया और यहां तक कि उसकी उंगलियां भी चमक उठी। उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली, मानो जो भी सामने आया उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। नानगोंगली ने कुर्सी के पीछे अपना हाथ लपेटा, लापरवाही से ऊपर की ओर मुंह किया, उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान थी। तीनों लोग एक साथ बैठे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसे कैसे देखता है, वे दूसरों को बेलगाम उकसावे की भावना देते हैं। इससे मंच पर खड़े यू लिंग हुआन की आंखें नम हो गईं। उसके हाथ में पुरस्कार का आकार बदल गया। वे वास्तव में मूर्खों का एक समूह थे जो यह नहीं जानते थे कि आकाश कितना ऊंचा है और पृथ्वी कितनी गहरी है। देर सबेर एक दिन ऐसा आएगा जब वह उन्हें दिखाएगा कि बॉस कौन है। देखो तुम लोग, वे 3 लोग हैं जो क्यूई परीक्षा के दौरान विजयी हुए थे। जब वेई वेई ने इंफीरियर कंपाउंड के स्मारक मंदिर में प्रवेश किया, तो वहां बहुत कम संख्या में छात्र थे जो उसकी ओर मुड़े और उसकी ओर देखा। वे फुसफुसाए, मैंने सुना है कि ग्रैंड मास्टर ने भी उसे एक शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। आश्चर्य है कि क्या वह मुझे हथियार बनाने में मदद कर सकती है। हथियार बनाओ, किसी ने उपहासपूर्वक हंसते हुए कहा, इसके बारे में सपने में भी मत सोचो। आप यह पता क्यों नहीं लगाते कि ग्रैंड मास्टर ने उसे क्यों स्वीकार किया? वास्तव में, अवर कंपाउंड के उन लोगों के लिए, हमारा सम्मान पूरी तरह से उसके द्वारा खो दिया गया है। ऊपर चढ़ने के लिए भूरी नाक वाले लोग। हम वास्तव में इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। टकराना। स्टूल से आवाज गूंज उठी। स्मारक मंदिर के भीतर मौजूद लोगों ने तुरंत शोर सुना। वेई वेई ने खूबसूरती से अपना पैर वापस पा लिया। जब वह गपशप कर रही युवा लड़कियों की भीड़ के बीच में बैठी थी तो उसके मुंह के कोने आधे मुड़े हुए थे। उसने ठंडे भाव से उनकी ओर देखा। युवा लड़कियों में से प्रत्येक ने शब्दों से परे अजीब होने से पहले केवल प्रवेश द्वार की ओर देखा। उन सभी ने अपना सिर इधर उधर घुमाया और अपनी निचली मेजों पर रखी पुस्तक के स्क्रॉल को हथियाने का नाटक करने लगे। वेई वेई को लगा कि अब शांति है और वह सीधे अपनी नीची मेज पर झुक गई। उसके हाथ में कुछ लोहे के स्क्रैप थे जिनके साथ खेलते समय वह खिलौने की तरह लग रही थी। बेली जिया जुए उसके बगल में बैठा था। लोहे के उन छोटे छोटे टुकड़ों को देखने के बाद उसकी आंखों में चमक आ गई। उसकी उंगलियां, जो हाथीदांत की तरह गोरी थी, उठी और ऊपर चली गईं। उन्होंने वेई वेई की कलाई को दबाया। उसने अनभिज्ञता प्रकट की और पूछा, ये क्या है? ये बहुत दिलचस्प लगते हैं। नानगोंगली का मुंह खुला रह गया, मानो वह बात करना चाहता हो। बेली जिया जुए ने उदासीनता से देखा और नानगोंगले ने तुरंत वह बात निगल ली जो वह कहने वाला था। बस इतना ही गुस्सा आया। वह सचमुच असंतुष्ट था। जब आप 6 साल के थे, तो आप पहले से ही सभी प्रकार के हथियारों के साथ खेलते थे। अब आश्चर्य की बात है, आप बेशर्मी से नौसिखिया होने का दिखावा करते हैं। मुझे यह न बताएं कि आप वास्तव में यह नहीं बता सकते कि स्क्रैप लोहे के उन टुकड़ों का उपयोग किस लिए किया जाता है। आपके खेलने के लिए अनगिनत सामग्रियां घोस्ट पैलेस में संग्रहित हैं, ठीक है।
उनके पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि एक महामहिम वास्तव में अभिनय में अच्छा था। गहरी और गंभीर आंखों की उस जोड़ी के भीतर एक मासूमियत थी जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं थी, इसलिए एक अनुभवी गुप्त एजेंट वेई वेई को भी बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ और उसने आलस्य और इत्मीनान से समझाया, हाथों को प्रशिक्षित करने के लिए खिलौने बस एक नियमित हथियार और अभी अधूरा है। इसके खत्म होने तक प्रतीक्षा करें और मैं इसे आपको दे दूंगी। इतना कहने के बाद वह थोड़ा रुकी, आगे बढ़ने से पहले बोली, इसे उस दिन आपके शरीर को देखने का मुआवजा माना जा सकता है। नानगोंगली का मुंह पानी से भर गया था जिसे उसने निगला नहीं था, लेकिन लगभग बाहर निकाल दिया, दम घुट गया और खांसने लगा। हेलियन परिवार की इस सबसे बड़ी बेटी ने जिस तरह का व्यवहार किया वह अपमानजनक था। राजधानी के भीतर किसी प्रतिष्ठित परिवार की एक भी संस्कारी युवती नहीं थी जो स्पष्ट रूप से कहती हो, तुम्हारा शरीर देखा, इत्यादि। उनके पास यह कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि एक निश्चित महामहिम का स्वाद वास्तव में अद्वितीय था। मैं वास्तव में इसके लिए उत्सुक हूं। बेली जिया जुए पहले तो दंग रह गईं। उसके बाद वह धीरे धीरे शैतान की तरह मंद मंद मुस्कुराया। नानगोंगली ने बगल से देखा और उसका पूरा शरीर कांप उठा। उन्होंने हिसाब लगाना शुरू किया कि हेलियन परिवार की सबसे बड़ी बेटी के पास जीने के लिए कितने दिन और बचे हैं। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि आहजू वास्तव में ऐसा लग रहा था मानो उसकी मानसिक स्थिति पहले से थोड़ी बेहतर थी, यहां तक कि उसने शालीनता से वेई वेई को उपयोगी स्क्रैप धातु का चयन करने और उन्हें क्रम में व्यवस्थित करने में भी मदद की। हालांकि ये भी इतना अजीब नहीं था। महामहिम का स्वाभाविक स्वभाव हमेशा से ही अथाह रहा है, यहां तक कई बार ऐसा भी होता था जब वह यह भी नहीं बता पाते थे कि वह क्या सोच रहे हैं। वेई वेई ने युवक की हरकतों को देखते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं, फिर लापरवाही से कहा, आपने भी सुना कि उन लोगों ने अभी क्या कहा? क्या आपको डर नहीं है कि मैं जो चीज बनाऊंगी वह प्रस्तुत हो जाएगी? डरो नहीं। उसका अंदाज हल्की हवाओं और तैरते बादलों की तरह लापरवाह था। एक हाथ बेली जिया जुए के चेहरे की तरफ बढ़ा। उनके काले बाल आधे लटके हुए थे, जिससे विद्वता की प्रबल आभा झलक रही थी। वेई वेई की उंगलियां रुकी और अपने हाथ में लोहे का स्क्रैप लेकर आईं। यह चीज अच्छी नहीं है। अगर भविष्य में मुझे कुछ उपयुक्त मिलता है तो मैं इसे आपके लिए फिर से बनाऊंगी। चूंकि यह वह व्यक्ति है जो उस पर विश्वास करता है, इसलिए उसे उसके साथ ईमानदारी से व्यवहार करना चाहिए। बेली जिया जुए को अनगिनत हथियार विशेषज्ञों का सामना करना पड़ा था। वह स्वाभाविक रूप से यह भी जानता था कि इन ठंडे लोहे के टुकड़ों में खामियां थीं, लेकिन उसका अकर्मण्य चेहरा केवल हैरान और निराश दिखाई देता था। वे जानते थे कि आमतौर पर अकादमी में प्रवेश करने वाला प्रत्येक नया छात्र एक ऐसा हथियार प्राप्त करना चाहता था जो केवल उनका हो। हालांकि हथियारों की बहुमूल्यता के कारण अकादमी प्रत्येक नए छात्र को एक से लेस नहीं कर सकी। वास्तव में सभी संसाधन सुपीरियर कंपाउंड को सौंप दिए गए थे। इसलिए यह बिल्कुल भी अजीब नहीं है कि उसके सामने वाला युवक हथियार प्राप्त करना चाहे। हालांकि वेई वेई को हमेशा लगता था कि उसके बारे में कुछ अजीब है। यह सही है, उसे अब याद आया। जिस समय मैंने आपको पहली बार देखा था, क्या आप एक अंगरक्षक नहीं लाए थे? आखिरकार आप ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच गए हैं जहां आप एक छात्र की टोपी भी नहीं खरीद सकते? नानगोंग लाई की छाया रुक गई। ओह, यह सड़क का अंत है। उनकी पहचान उजागर होने वाली थी। बेली जिया जुए की नजर दूर की ओर थी और उसने बहुत ही शांत स्वर में कहा, जैसे कि वह वर्तमान में एक तथ्य बता रहा हो, मैंने अपनी सारी क्यूई ऊर्जा खो दी है। मेरे परिवार ने केवल अकादमी की ट्यूशन का भुगतान करने में मेरी मदद की और केवल एक यात्रा साथी के रूप में एक अंगरक्षक भेजा। उन्होंने और कुछ भी प्रदान नहीं किया है। यह सुनने के बाद वेई वेई ने तुरंत उसके साथ सहानुभूति व्यक्त की, जैसे कोई उसके जैसा ही भाग्य साझा कर रहा हो, और उसने शालीनता से उसके कंधे को थपथपाया। आपको इसके बारे में बहुत बुरा महसूस नहीं करना चाहिए। भविष्य में उन्हें निश्चित रूप से इसका पछतावा होगा। उसकी हरकतों को देखकर नानगोंगली के मुंह के कोने कई बार हिले। मिस हेलियन, जिसे भविष्य में पछताना पड़ेगा, क्या वह आप हैं? ठीक है। ऐसा कभी कोई नहीं हुआ जिसने तीसरे राजकुमार के कंधे को इस तरह थपथपाने की हिम्मत की हो। नमस्ते नमस्ते। वास्तव में बेली जिया जुए ने अपनी निगाहें पीछे खींच ली और अपनी आंखें थोड़ी नीचे झुका ली। वो पलकें काली और मुलायम थीं। पहली नजर में वे बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे वे एक मासूम खूबसूरत युवा लड़के के थे जो अभी अभी दुनिया में आया था। जब नानगोंगली ने बगल से देखा तो उसकी अभिव्यक्ति सकारात्मक रूप से विरोधाभासी थी। उनका अभिनय, वह पूरी तरह जानता था कि अभिनय कैसे करना है। जब सेवानिवृत्त सम्राट को पता चला तो उन्होंने क्या किया? अप्रत्याशित रूप से वेई वेई ने उसके सिर पर हाथ फेरा।
उसके मुंह के कोने मुस्कुराने लगे और उसने अनायास ही कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी सुरक्षा के लिए बड़ी बहन यहाँ है, तुम्हारी स्थिति जल्दी ही ठीक हो जाएगी। वेई वेई के बोलने के बाद बेली जिया जुए के कंधे कुछ बार कांपने लगे। उसने यह भी सोचा कि वह भावनात्मक रूप से प्रभावित हो गया है, इसलिए उसने अपना पंजा बढ़ाया और उसके सिर के ऊपरी हिस्से को 2 बार और सहलाया। वह नहीं जानती थी कि बेली जियाजू, जिसकी पीठ मुड़ी हुई थी, उसके मुंह पर एक बुरी मुस्कान थी जो मुस्कान नहीं थी। वह उस खुशी को लगभग रोक नहीं सका जो उसके गले तक उमड़ आई थी। आह, यह छोटी सी चीज वास्तव में जितनी अधिक दिखती थी, वह उतनी ही दिलचस्प थी। जितना अधिक उसने खेला, उतना ही अधिक वह अपनी पहचान फिर से शुरू नहीं करना चाहता था और सुपीरियर कंपाउंड में जाना नहीं चाहता था। शिक्षक आ रहे हैं। पता नहीं वह कौन था जिसने यह घोषणा की, लेकिन पूरा स्मारक मंदिर तुरंत शांत हो गया। सफेद रंग का पवित्र वस्त्र पहने एक शिक्षक अंदर आए। उन्होंने एक प्राचीन पुस्तक ली और वास्तव में पहले पाठ को परिभाषित करना शुरू कर दिया। वेई वेई सुन नहीं रही थी। उसकी उंगलियां फुर्ती से उन स्क्रैप बेड़ियों से खेल रही थी। अत्यंत लयबद्ध ध्वनियों की सबसे धीमी गूंज सुनी जा सकती थी। आमतौर पर उसकी हरकतें बहुत खूबसूरत थीं। इसीलिए किसी के कानों में सुनाई देने वाली वे सभी ध्वनियां भी अवर्णनीय रूप से लगभग संगीत जैसी महसूस होती हैं। प्रशिक्षक के व्याख्यान के बाद उसने फिर अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे जोड़ लिए और चारों ओर देखा। जब उसकी नजर उस पर पड़ी तो बूढ़े चेहरे का पूरा शरीर झुक गया और उसने पूछा, तुम अपने हाथ में क्या पकड़े हुए हो? वेई वेई ने चीजों को पाह ध्वनि के साथ समाप्त किया। उसकी अभिव्यक्ति शांत और संयमित थी और उसने कहा, कुछ नहीं। एक पल के लिए शिक्षक को लगा कि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई है। उसने एक सफेद रुमाल लिया और अपनी आंखें 2 बार पोंछी, जिसके बाद उसने फिर से वेई वेई की निचली मेज की ओर देखा। उत्तम गुणवत्ता वाले हथियारों के अलावा और कुछ नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच गलत था? शिक्षक ने अपना सिर हिलाया, उसकी पीठ के पीछे उसकी उंगलियां पकड़ी और धीमी आवाज में कहा, अधिक ध्यान केंद्रित करो। विचलित मत हो। वेई वेई ने लापरवाही से हम किया। वो शिक्षक के जाने तक इंतजार करती रही, फिर जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, खेलने के लिए लोहे के स्क्रैप का दूसरा ढेर निकालना जारी रखा। कक्षा के समय के दौरान वह शिक्षक कम से कम 3 बार वेई वेई के स्थान पर गया, फिर भी उसे कुछ भी नहीं मिला। कक्षा के बाद हॉल के भीतर केवल 2 लोगों की परछाइयां बची थी। उनमें से एक निचली मेज के बगल में पड़े लोहे के टुकड़े से खेलता था। उसके चेहरे पर उदासीनता का भाव था, हालांकि उसकी आंखें चंचलता से चमक उठी। नानगोंगली ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए प्रशंसा में हौंफते हुए कहा, एक लड़की जिसके पास कोई क्यूई भी नहीं थी, अप्रत्याशित रूप से कक्षा के दौरान कम समय में 3 हथियार बनाने में सक्षम थी। साथ ही वह अक्सर खुद को स्ट्रॉबेरी से भी भर लेती थी। यह काफी असामान्य है। आह ज्यू, यहाँ तक तू लाओ, वह बूढ़ा सिर, जरूरी नहीं कि इस स्तर तक पहुंच गया हो, है ना? बेली जिया जुए उठ खड़े हुए। उसकी पतली लंबी उंगलियां पहले से ही कल्पना की गई अल्पविकसित हथियारों पर फैली हुई थी। उसने उस छोटी सी बात के बारे में सोचा और शैतानी से मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में बुरा नहीं है। फोह, नानोंगलाई ने आगे कहा, रुको रुको, जब तुमने बुरा नहीं कहा, तो क्या आपका मतलब हथियारों या व्यक्ति से था? इसके अलावा अभी उसके साथ क्या मामला था? यह कहते हुए कि उनके परिवार ने केवल ट्यूशन का भुगतान करने में उनकी मदद की और यात्रा साथी के रूप में केवल एक गार्ड भेजा। स्पष्ट रूप से, क्या वह स्वयं नहीं था जिसने अधिक लोगों को परेशान करने वाला पाते हुए उन्हें अस्वीकार कर दिया था? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अब तक वे मंत्री और शिक्षक राजपरिवार द्वारा भेजी गई गाड़ी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे निश्चित रूप से नहीं जानते थे कि यह व्यक्ति पहले ही आ चुका था, और उससे भी बहुत पहले। आह मैं तुम्हें कुछ याद नहीं दिला सकता। तुम अभी भी ड्रैगन वॉर एम्पायर के राजकुमार हो। जरूरत से ज्यादा दिखावा न करें। वह सब देखकर उसे बदहजमी हो रही थी। यहाँ तक कि उसके शरीर के बाल भी उसके साथ साथ कांप रहे थे। बेली जिया जुए ने उस पर एक नजर डाली और फिर से अपनी पिछली बर्फ ठंडी आत्मा अनुशासित उपस्थिति को पुनः प्राप्त किया, जैसे ही वह तुरंत हॉल से बाहर चला गया। नानगोंगलाई ने बाएं और दाएं देखा, किसकी बात कर रहा हूं? वह लड़की कहाँ गई? वह इतने लंबे समय के बाद भी वापस कैसे नहीं आई? छात्र हॉल के बाहर आराम कर रहे थे। एक युवा लड़की ने नानगोंगली की बातें सुनी और संकोचपूर्वक उत्तर दिया, क्या आप हेलियन वेई के बारे में पूछ रहे हैं? फोह, तुम्हें पता है। नानगोंगली मुस्कुराया, पानी की तरह सहजता से। उसके चेहरे की लाली कम नहीं हुई और उसने धीरे से कहा, ऐसे लोग थे जिन्होंने लॉर्ड मुरोव के नौकर लड़के को उसकी तलाश करते हुए देखा था। उसे डेट पर कॉमर्स प्लाजा जाना चाहिए था।
आखिरकार वह लॉर्ड मुरो को इतने लंबे समय से पसंद करती थी। हो सकता है कि उसने लोगों के सामने दृढ़ता से बात की हो, लेकिन शायद छाया में सामंजस्य बिठाने के तरीकों के बारे में सोच रही है। यदि आप उसे ढूंढना चाहते हैं तो आप कॉमर्स प्लाजा में जाकर देख सकते हैं। बेली जिया जुए की लंबी और पतली उंगलियां रुक गईं और शांति से सुनने लगी। उसके चेहरे पर जरा सा भी भाव नहीं था। चूंकि वे मेल मिलाप कर रहे हैं, इसलिए उन्हें परेशान करना अच्छा नहीं है। नांगोंग लाई ने ऊपर देखते हुए पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, देखो मैंने क्या कहा। उन्हें कसकर पकड़ने के लिए लगाम को ढीला कर दिया। उस लड़की ने पाने के लिए कड़ी मेहनत करने का अच्छा काम किया। यह सुनने के बाद बेली जियाज्यू के हाथ में स्क्रैप धातु थोड़ी सी हिल गई, क्योंकि जालीदार दरारों की परतें उसकी सतह को ढक गईं। नांगोंगली ने उसे अजीब तरह से देखा। आह जुए। मम्मा। बेली जिया जुए की आवाज का लहजा समतल था, उसका चेहरा उदासीन लग रहा था। नांगोंगली ने उसकी नाक को छुआ और पता नहीं क्यों, लेकिन उसने महसूस किया कि आहजू थोड़ा गुस्से में थी। बेली जिया जुए ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया और जल्दी से परिसर से बाहर चली गई। शाम ढलते ही उसकी लंबी और छरहरी काया तेजी से धुंधले क्षितिज में गायब हो गई। महारानी। जब आसपास कोई नहीं था, छाया पेड़ की चोटी से नीचे आई और उसका घुटना जमीन पर टिक गया। बेली जिया जुए की नजर घुटने पर झुके हुए व्यक्ति पर पड़ी। उसकी आवाज ठंडी थी, शाही सैनिकों को पहाड़ की तलहटी में मेरा इंतजार करने के लिए सूचित करें। हाँ। आदेश प्राप्त करने के लिए अपनी आंखें नीचे करने से पहले छाया थोड़ा रुकी। उसकी आंखों में थोड़ा आश्चर्य झलक रहा था। इन कुछ दिनों के दौरान महामहिम सेवानिवृत्त सम्राट के साथ लुका छिपी खेल रहे हैं। अब वह शाही सैनिकों को सूचित करना चाहता था और उन्हें पहाड़ की तलहटी में इंतजार करना चाहता था। क्या वह पत्नी चयन के लिए सहमत है? सूर्यास्त। लोग कॉमर्स प्लाजा में व्यस्त थे। नौकर, जो एक स्कूली बच्चे की तरह कपड़े पहने हुए था, ने वेई वेई की ओर देखते हुए अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही उसकी तलाश में आकर उस पर एक बड़ा उपकार कर रहा था। हेलियन वेई, मेरे युवा मालिक ने पहले ही कहा था कि वह जो बीत गया उसे भूल जाएगा। आपको इस पर ध्यान से विचार करना चाहिए। अगर सगाई रद्द हो जाती है तो चीजों को बदलने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। क्या आपकी बात खत्म हो गई? वेई वेई का चेहरा शांत था। उसकी आवाज तेज या धीमी नहीं थी। अगर आपकी बात खत्म हो गई है तो जल्दी करें और यहां से निकल जाएं। यह छोटा नौकर निश्चित रूप से उसके लिए अपरिचित नहीं था। उस वर्ष वह मुरोंग चांग फैन का बहुत करीब से अनुसरण करता था और हमेशा घमंडी रहता था। प्रतिष्ठित परिवारों से मिलने पर कभी भी उन्हें सलाम नहीं करता था। वह यह भी कह सकती है कि यह एक आदत बन गई है। तू छोटा नौकर पहले कभी इस तरह क्रोधित नहीं हुआ था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था, जो कोई भी उनसे मिला वह विनम्र और विनम्र था। उन्होंने सम्मानित नोबल मुरोंग का प्रतिनिधित्व किया। इस लड़की ने अप्रत्याशित रूप से उसे इस तरह अपनी आंखों में जगह नहीं दी, जब अतीत में वह उससे बात करने के लिए हर जगह उसका पीछा कर रही थी और चाहती थी कि वह उसे लॉर्ड मुरोंग की खबर बताए। अब वह अचानक चाहती थी कि वह हाथापाई करे। हेलियन वेई वेई, तुम्हें इसका अफसोस नहीं है? उसके जाते ही छोटा नौकर गुस्से से चिल्लाया। जब वेई वेई ने उसके कानों की ओर देखा तो उसे निराशा हुई। उसकी जोड़ी आंखें नाटक देख रहे लोगों की आसपास की भीड़ को स्कैन कर रही थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। जब वह सड़क पर उतरी तो उसकी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया, वह सुस्त और शांत थी। चे चे चे, वे लोग वास्तव में अपनी आंखें नहीं खोलते हैं। युआन मिन की आवाज पहले की तरह ही अभिमानी थी। वेई वेई ने भौहें उठाई, आप जाग गए। ऐसा लगता है कि आपकी क्यू ऊर्जा बहुत अच्छी तरह से ठीक हो गई है। अगर तुम कुछ और लड़ाइयां लड़ते तो मैं अब से भी बेहतर स्थिति में होता। युआन मिंग ने अपने पतले होठों को चाटा, पूरी तरह से खून का प्यासा। वेई वेई ने अपने हाथ में प्राचीन पुस्तक को सहलाया और हल्के से हंसे, चिंता मत करो। मैंने पहले ही सोच लिया था कि उन लोगों का खून कैसे बहाया जाए। युआन मिंग ने अपने सामने युवा लड़की को बुरी तरह मुस्कुराते हुए देखा, उसके पतले होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। व्हाइट अकेडमी, आप लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि कुछ 100 वर्षों के बाद यह वरिष्ठ फिर से वापस आने वाला है। क्या कहा आपने? मुरोंग चांग फैंग ने नौकर की बात सुनी, जिसने वापस आकर खबर दी। उसके हाथ में चाय का कप उसकी पकड़ से लगभग खराब हो गया। नौकर गुस्से में था। वह लड़की जो अच्छे और बुरे में अंतर नहीं कर सकती, उसने आश्चर्यजनक रूप से मुझे दफा हो जाने के लिए कहा। युवा मास्टर, मैं नासमझ बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस तरह की लड़की, शीश, भले ही आप उसके प्रति दयालु हों, फिर भी आप अपने प्रयासों को बर्बाद कर रहे होंगे।
मुरोंग चांग फेंग पहले से ही परेशान था और अब जब उसने नौकर की बातें सुनी, तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी छाती पर कोई चट्टान दब गई हो, दबाव कम नहीं हो पा रहा था। उसे वास्तव में विश्वास नहीं हो रहा था कि वह पहले से ही सुलह करने का इरादा रखता था, फिर भी उस लड़की ने अप्रत्याशित रूप से उसे मना कर दिया। टकरा जाना। मुरोंग चांग फेंग ने अपने हाथ में पकड़े चाय के कप को जमकर उछाला और तोड़ दिया। परिणामी स्प्रे उस नौकर के चेहरे पर गिरा। छोटा नौकर चौंका और स्तब्ध रह गया। हालांकि उसका पीला चेहरा कुछ और कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मुरोंग चांग फेंग ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर तिरस्कार के भाव प्रकट हुए। आपने जो कहा वह सही था। जो लड़की सही गलत नहीं जानती, वह भगवान की दया की पात्र नहीं है। वह मूल रूप से उसे अपने पिता से मिलवाने के लिए लाने वाला था। चूंकि उसने इस तरह आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था तो भूल ही जाओ। उसने ग्रैंडमास्टर को शामिल किया था। फिर भी वह अपने दम पर क्या हासिल करने की उम्मीद कर सकती है। वह चिंतित नहीं था। देर सबेर एक दिन वह भीख मांगते हुए वापस आएगी। मुरोंग चांग फेंग ने छोटे नौकर की ओर तिरछी नजर से देखा। क्या भगवान पिता आ गए हैं? महामहिम पहले ही आ चुके हैं और शिक्षकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। जब उनका काम पूरा हो जाएगा तब वह आएंगे। जब प्रिंस मुरोंग आए तो छोटे नौकर के शब्द मुश्किल से उसके मुंह से निकले। उन्होंने आधिकारिक विदेशी दरबारी पोशाक पहनी हुई थी, जो धन और रुतबे की एक आदर्श छवि थी। जिस बेटे को वह प्यार करता है उसे देखकर उस सख्त और गंभीर चेहरे को थोड़ी सी मुस्कुराहट व्यक्त करने के रूप में गिना जा सकता है। फेंगेर पिता। मुरोंग चांग फेंग झट से उठ खड़ा हुआ। प्रिंस मुरोंग ने अपना कंधा थपथपाया। आपने अच्छा किया है। अभी उन शिक्षकों ने मुझे आपकी प्रशंसा करने के लिए आधे दिन के लिए अपने पास खींच लिया। वे थोड़ी सी चापलूसी मात्र थे। मुरोंग चांग फेंग के शांत सुंदर चेहरे की अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली। प्रिंस मुरोंग ने इस अहंकार की कल्पना की। अच्छा, फेंगेर सही है। यह केवल चापलूसी है। मैं इस बार आया क्योंकि मुझे चिंता थी कि आपके लिए निष्पक्ष रहना मुश्किल होगा। यह देखकर कि आप इतने शांत और स्थिर हैं, पिता संतुष्ट महसूस करते हैं। यह सही है। मास्टर तू लाओ कहाँ है? इस बार मैंने उन्हें अकादमी में कैसे नहीं देखा? मास्टर अभी भी उस प्रतिभा की तलाश में है जिससे वह फीनिक्स टॉवर पर मिला था। मुरोंग चांग फेंग ने अपने हाथ की हथेली पकड़ ली। मुझे यह भी नहीं पता कि दूसरा व्यक्ति किस तरह का व्यक्ति है, जिसने अप्रत्याशित रूप से मास्टर को इतना चिंतित कर दिया है कि जब से मैं व्हाइट अकादमी में पहुंचा हूं तब से वह दिखाई भी नहीं दिया है। प्रिंस मुरोंग ने अपनी आंखें उठाई और जवाब दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा व्यक्ति कौन है, यह अप्रासंगिक है। क्यूई कल्टीवेशन मास्टर बनना, हालांकि इसे पूरा करना कठिन है, लेकिन फेंगेर, आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको करने की जरूरत है वह बैटल स्पिरिट फोर्सेज को खोजने का एक तरीका है। उसके बाद उनके साथ एक सदस्य बने। एक क्यूई कल्टीवेशन मास्टर आपके लिए बैटल स्पिरिट फोर्सेज में शामिल होने के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड है। चिंता मत करो पिताजी, मैं पिताजी की कही कोई भी बात कभी नहीं भूला हूं। जब मुरोंग चांग फेंग ने फिर से अपनी आंखें उठाईं, तो उनका चेहरा सफल होने के दृढ़ संकल्प से भर गया। राजकुमार मुरोंग ने संतोषपूर्वक अपना सिर हिलाया, जबकि उसका हाथ उसकी दाढ़ी को सहला रहा था। फेंगेर, क्या आपने हुआन मिंग जियांग के बारे में सुना है? एक मंत्री जिसने 3 पीढ़ियों के सम्राटों की सेवा की है। एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क। मैंने उसके बारे में सुना है। मुरोंग चांग फेंग सोच में खोया हुआ लग रहा था। कथित तौर पर वह वास्तव में व्हाइट अकादमी में है, लेकिन बहुत कम लोग उसे पहचान सकते हैं। पिताजी, आपने अचानक उसके बारे में क्यों पूछा? प्रिंस मुरोंग की आंखें चमक उठी, फिर भी उनमें थोड़ी ठंडक थी। एक मंत्री जिसने 3 सम्राटों की सेवा की है, वह दुनिया के मामलों के बारे में पूछे बिना एक अकादमी के भीतर क्यों छिपा होगा? इसमें निश्चित रूप से कुछ अजीब है। लोग जो कह रहे हैं उसके अनुसार बैटल स्पिरिट फोर्सेज को आत्माएं कहा जाता है क्योंकि वे व्हाइट अकादमी के हर कोने में रहस्यमय तरीके से छिपे हुए हैं। सेवानिवृत्त सम्राट के अलावा जो उनकी वास्तविक पहचान जानते हैं, वर्तमान में कोई भी यह पता लगाने में सक्षम नहीं है कि वे कौन है। लेकिन एक बात है जरूर, वे निश्चित रूप से अकादमी के अंदर हैं। पिता का मतलब यह है कि यह हुआन मिंग जियांग बैटल स्पिरिट फोर्सेज का सदस्य है। जब मुरोंग चांग फेंग ने यह अनुमान लगाया तो उसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन जब से मैंने अकादमी में प्रवेश किया है, मैंने कभी भी किसी ऊंचे बूढ़े व्यक्ति को दिव्य क्यूई के साथ नहीं देखा है। हुआन मिंग जियांग खुद को विलक्षण तरीके से संचालित करता है और हमेशा एक भूत की तरह प्रकट होता है और गायब हो जाता है। यह बहुत संभव है कि उसने खुद को स्कूल में एक शिक्षक के रूप में प्रच्छन्न किया हो।
प्रिंस मुरोग ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और गंभीरता से सोचा, हालांकि कोई बात नहीं, उसे सुपीरियर कंपाउंड में होना चाहिए। आखिरकार यह उन उम्मीदवारों के लिए सबसे संभावित स्थान है जो संभावित रूप से बैटल स्पिरिट फोर्सेज में प्रवेश कर सकते हैं। आपको प्रत्येक शिक्षक के प्रति बहुत विनम्र रहना होगा। मुझे लगता है चूंकि नए छात्रों ने प्रवेश किया है, बैटल स्पिरिट फोर्सेज से एक गाइड निश्चित रूप से आएगा। जोर जोर से, जोर जोर से, जोर से। वाणिज्य प्लाजा का पूर्वोत्तर कोना। एक कुबड़ी पीठ वाला बूढ़ा आदमी हाथ में झाड़ू थामे चुपचाप जमीन पर गिरे हुए पत्तों को साफ कर रहा था। यह विशेष रूप से छात्रों को पठन सामग्री की आपूर्ति करने, ढेर सारी किताबें और प्राचीन स्क्रॉल संग्रहित करने के लिए बनाई गई जगह है। हालांकि क्यूई का प्रशिक्षण लेने आए प्रतिष्ठित परिवारों के अनगिनत वंशजों का स्वागत करने के बाद उनमें से किसी को भी यह महसूस नहीं हुआ कि यह क्षेत्र वापस लौटने लायक है। हेलियन वेई वेई को छोड़कर 7 साल की उम्र से उसने अपनी क्यूई खो दी थी। इसीलिए ऐसी बहुत सी चीजें थी जो उसे किसी ने नहीं सिखाई थी। यद्यपि युआन मिंग मृत्यु का देवता है, फिर भी वह केवल एक राक्षस है और केवल उसकी लड़ने की शक्ति बढ़ा सकता है। और क्यूई के व्यवस्थित अध्ययन जैसे क्षेत्रों में उसके लिए खुद पर निर्भर रहना बेहतर है। इतने बड़े आंगन में मैदान में झाड़ू लगाने वाले एक बूढ़े आदमी के अलावा एक लड़की थी जो कर्तव्यनिष्ठा से किताबें पढ़ रही थी। एक शानदार सूर्यास्त चमक रहा था जो एक अवर्णनीय शांति और शांति ला रहा था। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जब उस सामान्य बूढ़े आदमी ने ऊपर देखा तो उसकी आंख के कोने में एक तेज रोशनी की रेखा पड़ गई। उसने झाड़ू अपने हाथ में ली और जानबूझकर या अन्यथा वेई वेई के सामने वाले क्षेत्र में पहुंच गया। अपनी पीठ पर भारी बोझ लाते हुए उसने 2-4 बार आहें भरी और फिर एक ऊंचे बुकशेल्फ की ओर इशारा करते हुए कहा, युवा लड़की, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा कद मुझसे अधिक लंबा है। क्या आप मेरी वृद्धावस्था में उन किताबों को हटाने में मदद कर सकते हैं ताकि मैं साफ कर सकूं? वेई वेई पढ़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और वास्तव में उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ एक बूढ़ा आदमी था। अब यह देखते हुए कि उसके लिए इधर उधर घूमना वास्तव में असुविधाजनक था, वह खड़ी हुई और पुरानी किताबें वापस ले आईं। जब उसने उन्हें पुराने को दे दिया तो उसने पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा आदमी गायब हो जाएगा। जैसे ही उसने जल्दी से अपने पीछे देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। पुराना पहले ही दूसरे रूप में बदल चुका है। उसके सफेद और भूरे बाल अंतरिक्ष में लटके हुए थे। एक हाथ उसकी पीठ के पीछे रखा गया जबकि दूसरा उसकी दाढ़ी को सहला रहा था। उसकी आस्तीन के कफ हल्के हल्के तैर रहे थे, जैसे कोई अमर उतर आया हो। उनकी आवाज स्पष्ट लेकिन गहरी और गूंजती हुई थी, मैं कई वर्षों से यहाँ झाड़ू लगा रहा हूँ। आप पहले व्यक्ति हैं जो मेरी मदद करने को तैयार थे। जवान लड़की, तुम्हारा दिल खराब नहीं है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। वेई वेई की अभिव्यक्ति में ज्यादा बदलाव नहीं आया क्योंकि उसने अपना हाथ बढ़ाया और पुरानी किताब नीचे रख दी। उसके मुंह के कोनों पर एक उदासीन मुस्कान थी। युआन मिंग ने अपनी पुतली को सिकोड़ते हुए कहा, लड़की, यह बूढ़ा सिर सरल नहीं है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। वेई वेई ने युआन मिंग को चिंता मत करो हाथ का संकेत दिया। उसे निश्चित रूप से बूढ़े व्यक्ति की ओर से कोई बुरा इरादा महसूस नहीं हुआ। हथियार लेकर रहने की उसकी पिछली जिंदगी ने उसे पहले से ही यह भेद करने की क्षमता दे दी थी कि खतरा है या नहीं। इस बूढ़े आदमी से उसे केवल एक उज्ज्वल अभिव्यक्ति और प्रसन्न रुचि ही महसूस हुई। निश्चित रूप से कोई अन्य छिपा हुआ इरादा नहीं है। दूसरे शब्दों में दूसरा व्यक्ति हानिरहित था। बूढ़े व्यक्ति ने वेई वेई के संयमित और शांत स्वभाव की सराहना की और एक दुर्लभ मुस्कान बिखेरी। युवा लड़की, इस बूढ़े आदमी ने कभी किसी का कर्ज नहीं लिया है। चूंकि आपने एक बार मेरी मदद की थी, मैं भी आपको कुछ न कुछ लौटा दूंगा। कहकर उसने शाखा हाथ में उठाई। जैसा कि इसे वेई वेई पर निर्देशित किया गया था, मोटी और भारी ऊर्जा अजीब और जटिल तरीके से एक बिंदु में संघनित हो गई। यह एक शक्तिशाली शक्ति थी जो पहाड़ को तोड़ने या चट्टानों को तोड़ने में सक्षम थी। वेई वेई की आंखें अचानक सिकुड़ गईं, फिर उसकी छाया जैसी आकृति फुर्ती से हिली, जैसे बेर के फूल की पंखुड़ियां बिखर रही हों। आसपास की हवा की दिशाओं से प्रेरित होकर उसने उसकी चाल को तोड़ने के लिए क्यूई का इस्तेमाल किया। बूढ़े की आंखें चमक उठी और उसने अपना आक्रमण जारी रखा। पूरे समय वेई वेई की गति बहुत तेज थी। जैसे जैसे वह चकमा देती गई, उसकी हर चाल फुर्तीली और लचीली थी। यह सिर्फ इतना है कि क्यूई का उसका उपयोग अभी भी अपेक्षाकृत अव्यवहारिक था। धीरे धीरे उसकी क्षमता उसकी इच्छाओं से कम पड़ने लगी। बूढ़े व्यक्ति ने अवसर का उपयोग हमला शुरू करने के लिए किया और मूल रूप से सोचा कि यह परिणाम निर्धारित करेगा।
उसने कभी नहीं सोचा था कि वेई वेई आश्चर्यजनक रूप से उस चाल का उपयोग करेगा जो उसने पहले इस्तेमाल किया था। पहले तो वह स्तब्ध रह गया, फिर उसने लगातार हंसते हुए अपनी बांस की छड़ी नीचे रख दी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अप्रत्याशित रूप से इस दुनिया में ऐसी उज्ज्वल लड़की मौजूद है। अद्भुत, अति अद्भुत। वेई वेई केवल मुस्कुराए और बोले नहीं। 21वीं सदी में उन्हें कानून के दोनों पक्षों के लोगों के साथ काम करना पड़ा, और उन्होंने शुरू से ही एक अलौकिक स्मृति विकसित कर ली थी। स्वाभाविक रूप से वह किसी कौशल को केवल एक बार देखने के बाद तुरंत उसका उपयोग कर सकती थी। किसी चाल को अंजाम देने से पहले वह युद्ध की स्थितियों के अनुसार बदलने और प्रतिक्रिया करने में भी सक्षम थी। उन वर्षों के दौरान यूनान, ज़ैंग और हाई प्रांतों में रेंगते समय वह लगातार मशीन गन रखती थी। उसे किन परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अभी उसने एक शाखाली और पूर्ण नियंत्रण के साथ अपने दिल और दिमाग के साथ तालमेल बिठाते हुए प्रत्येक चाल को खूबसूरती से प्रदर्शित किया। आओ आओ, मैं तुम्हें फिर से आकाश में निगलती आग की लपटें सौंप दूंगा। उन्होंने इतने सालों तक यहाँ इंतजार किया था। आखिरकार उसे एक अद्भुत युवा उत्तराधिकारी मिल गया जिसके लिए वह सब कुछ था जो वह चाहता था। उसका हृदय प्रसन्नता से भर गया। उसका चेहरा उत्तेजना से भरा हुआ था जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। यदि यह लड़की होती तो वह निश्चित रूप से उसका विशेष कौशल सीख पाती। जब उसने पहली बार फ्लेम स्वेलो द स्काई शब्द सुने तो वेई वेई ने भी स्पष्टता के एक क्षण का अनुभव किया। ड्रैगन युद्ध साम्राज्य में, यहाँ तक कि एक 3 साल के बच्चे ने भी इस गहन खोई हुई कौशल के बारे में सुना था। कथित तौर पर यह गहन खोया हुआ कौशल तब तक पारित नहीं हुआ जब 3 पीढ़ी के अदालत मंत्री बुजुर्ग हुआन मिंग जियांग सेवानिवृत्त हुए और गायब हो गए। और अब यह बूढ़ा व्यक्ति अप्रत्याशित रूप से इसे उसे सौंपना चाहता था। वेई वेई की आंखें चमक उठी। स्वाभाविक रूप से उसने पुराने की पहचान का पता लगा लिया, लेकिन एक पल के बाद उसने फिर भी अपना सिर हिलाया। बेहतर होगा कि मैं फ्लेम स्वेलो द स्काई न सीखूं। क्यों? हुआन मिंग जियांग हैरान था। क्या वह महल के उस लड़के की तरह हो सकती थी जिसे जल्दी उठने से नफरत थी? वेई वेई मुस्कुराए, हालांकि मैंने लंबे समय से क्यूई का अभ्यास नहीं किया है, फिर भी मैंने कुछ चीजें समझ ली हैं। एल्डर हुआन की लपटें आकाश को निगल जाती हैं, यह एक अग्नि विशेषता कौशल होना चाहिए। हालांकि मुझे पता चल गया है कि मेरी वर्तमान क्यूई का अग्नि तत्व से कोई संबंध नहीं है। आप हुआन मिंग जियांग को यह अजीब नहीं लगा कि वेई वेई ने पहले ही उसकी पहचान का अनुमान लगा लिया था। आखिरकार यह युवा लड़की इतनी बुद्धिमान थी और चीजों को तुरंत समझ लेती थी। यह सिर्फ इतना है कि उसने अपनी ठुड्डी को रगड़ा और अचानक अपनी सफेद भौं को सिकोड़ लिया। आपकी क्यूई अजीब तरीके से बह रही है, जैसे कि यह पहले क्षतिग्रस्त हो गई हो। यह कुछ हद तक निराकार है, फिर भी आश्चर्यजनक कदम से जीतने में सक्षम है। लड़की, तुम दुनिया में क्या खेती कर रही हो? वेई वेई की बात सुनने के बाद वह थोड़ा मुस्कुराई। किसी भी मामले में मेरी क्यूई का दृष्टिकोण और फ्लेम स्वेलो द स्काई का दृष्टिकोण बहुत अलग है। दुनिया में अनगिनत चमत्कारी कौशल मौजूद हैं। उनमें से बहुत सारे सीखना जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो। किसी के लिए नियंत्रण खोना और गलती से अपना दिमाग खोना भी संभव है। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, आराम से अपने आप सीख रहा हूँ। मैं जो भी कौशल उपयोग करता हूँ वह पूरी तरह से मेरा हिस्सा है। यह सुनने के बाद हुआन मिंग जियांग वास्तव में एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, जिसके बाद वेई वेई की ओर देखते हुए उनकी आंखें चमक उठी। हाँ, मैंने वास्तव में नहीं सोचा था कि भले ही बिना किसी अपवाद के मार्शल आर्ट सीखने वाले लोग अपने दिल में लालच को दूर करने में सक्षम नहीं हैं। आप पहले ही इस सिद्धांत के प्रति जागृत हो चुके हैं। आप सचमुच असाधारण हैं। यह बहुत अधिक संघर्ष करने के कारण हुआ है। वेई वेई ने अपने पतले होंठ मोड़े, डूबते सूरज की ओर देखा। अब जल्दी नहीं है। बुजुर्ग हुआन को जल्दी आराम करना चाहिए। हमेशा एक ही स्थान पर झाड़ू न लगाएं और आसानी से अपनी पहचान उजागर न करें। हुआन मिंग जियांग ने जमीन के उस क्षेत्र को देखा जहां वह सफाई कर रहा था, जो अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक चमकदार दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा बेहद सदमे में था। थोड़ी देर बाद उसने अपनी दाढ़ी सहलाने के लिए हाथ उठाया। यह अज्ञात है कि वह किससे बात कर रहा था, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। यह लड़की वास्तव में उत्कृष्ट, असाधारण है। इस लड़की की पहचान की जांच करने के लिए सुपीरियर कंपाउंड पर जाएं। बैटल स्पिरिट फोर्सेस इस साल एक नए सदस्य को स्वीकार कर सकती है। सर एल्डर हुआन, वह सुपीरियर कंपाउंड से नहीं है। जमीन पर घुटनों के बल बैठी छाया स्पष्ट करने से पहले थोड़ा रुकी। हुआन मिंग जियांग ने आश्चर्य से पीछे देखा। सुपीरियर कंपाउंड से नहीं? तो फिर वह किस परिसर में है? बढ़िया यौगिक। खांसी खांसी।
छाया 2 बार खांसी, वह अवर परिसर में है। वास्तव में वह वही है जिससे हाल ही में आपको घृणा हुई है, वह जो लोगों को लूटती फिरती है, वह हेलियन परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। हुआन मिंग जियांग ने मुंह फाड़ा, जिसके बाद उसने फिर से अपना मुंह बंद कर लिया। उसके दोनों गाल ढोल की तरह फूल गए। मैंने कब कहा कि मुझे उससे घृणा है? कभी नहीं। अगर वह फिर कभी उसके पास आए, तो तुम्हें तुरंत मुझे इसकी सूचना देनी होगी। हाँ। परछाई ने लापरवाही से बूढ़े आदमी की पीछे की ओर देखा और हल्के से अपना सिर हिलाया। एल्डर हुआन ने इसे स्वीकार नहीं किया। हुआन मिंग जियांग इसे कैसे स्वीकार कर सकता है? अफवाहें और गपशप वास्तव में किसी व्यक्ति को नष्ट कर सकती हैं। बूढ़े ने झाड़ू उठाई और जमीन साफ करता रहा। इस समय को छोड़कर उसने स्पष्ट रूप से अपने आंदोलनों में बहुत ताकत का इस्तेमाल किया, जैसे कि वह नाराज और नाराज था। इतनी सभ्य लड़की को इतना घिनौना बना दिया गया। यदि इस बार वह कॉमर्स प्लाजा में नहीं गई होती, तो क्या उससे गलतियां नहीं होती? बूढ़े ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, वह उतना ही अधिक परेशान हो गया। उसने सीधे झाड़ू फेंक दी और फिर बुरी तरह हंसा। इस साल हम अब सुपीरियर कंपाउंड के लोगों को नहीं चुनेंगे। इसके बजाय अगर हम सभी रहने वाले क्वार्टरों में घूमें तो यह अधिक दिलचस्प होगा। उन लोगों को सुपीरियर कंपाउंड से बाहर छोड़ दो। हमेशा सोचता था कि वे बहुत महान थे, बस प्रतीक्षा करें और देखें। रात हो गई। कॉमर्स प्लाजा में शस्त्रागार की दुकान। मैनेजर ने 10 से अधिक हथियारों को देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से चमक रही थी। ये सभी व्यक्तिगत रूप से मिस हेलियन द्वारा बनाए गए थे। मम हम वेई वेई ने लापरवाही से उत्तर दिया और हल्के से हाथ में चाय की चुस्की ली। 2 दिन, अभी तो 2 ही दिन का समय है। प्रबंधक को स्वीकार करना पड़ा कि उसे फिर से झटका लगा है। ज्ञात हो कि कोई भी ऐसा नौसिखिया आयुध निर्माता नहीं था जो इतने समय में इतने सारे आयुध बना सके। यहां तक वर्तमान आयुध विशेषज्ञों में भी कोई ऐसा नहीं था जो इस गति को प्राप्त कर सके। यह बिल्कुल स्वर्ग को चुनौती देने वाला था। वेई वेई ने उनमें से एक हथियार उठाया और उसे देखते हुए कहा, यह बहुत अच्छी तरह से नहीं बनाया गया था। कल कक्षा के समय तक प्रतीक्षा करें। मैं इसे नष्ट कर दूंगा और फिर से शुरू करूंगा। हो गया, हो गया। मिस हेलियन जो भी निर्णय लेंगी, वैसा ही किया जाएगा जैसा आप कहेंगी। प्रबंधक वास्तव में यह नहीं बता सका कि यह कैसे अच्छा था, न ही यह कैसे अच्छा नहीं था। केवल इसलिए कि उसे लगा कि हथियार किसी तरह से शर्मनाक हो सकता है, वह इसे नष्ट करने जा रही है जैसे कि वह केवल अपने हाथों से कोई खेल खेल रही हो। यदि यह बात अन्य गुरुओं के शिष्यों को बताई जाती तो वे मौत तक कैसे न रोते। अब ठीक है, आप मोर्चे पर जाकर कुछ व्यवसाय क्यों नहीं करते? मेरे और मेरे प्रिय शिष्य के बीच संबंधों के समय में हस्तक्षेप न करें। ग्रैंडमास्टर ने अपनी सफेद दाढ़ी के एक कोने पर वार किया, अपना हाथ बढ़ाया और मैनेजर को बाहर धकेल दिया। अभी भी वह सम्मानजनक रूप कहाँ है जो लोग आमतौर पर देखते हैं? पत्नी के चयन के बाद तक प्रतीक्षा करें। आप लोग घर जा सकते हैं और कुछ दिनों के लिए आराम कर सकते हैं। यह गुरु वास्तव में डरता है कि आपके घर जाने के बाद हेलियन परिवार का वह बड़ा और छोटा व्यक्ति आपको फिर से बेशर्मी से धमकाएगा। शिष्य, अपने गुरु की बात सुनो। अगर वे तुम्हें धमकाने की हिम्मत करते हैं, तो मेरे लिए आओ, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए खड़ा होऊंगा। वेई वेई हल्के से हंसे। क्या मास्टर को विश्वास नहीं है कि मैं इसकी देखभाल स्वयं कर सकता हूँ? मास्टर जी को तो बस आपकी चिंता है। वह अपनी कुर्सी की ओर मुड़ा और दृढ़ता से बैठ गया। तो क्या हुआ अगर आपकी क्यूई कम है? कम क्यूई के साथ भी हम हमेशा की तरह हथियार बना सकते हैं। उन लोगों की शिकायत रहती है कि अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि वे अंगूर नहीं खा सकते। उन्होंने यहां तक कि मैं निश्चित रूप से तुम्हें नहीं रखूंगा और तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। हाँ, बस बहुत हास्यास्पद है। वे मैं नहीं हूं। शिष्य, निश्चिंत रहें, भले ही आपके पास क्यूई नहीं है, जनता द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, और हथियार नहीं बना सकते, मास्टर फिर भी आपको बाहर नहीं निकालेंगे। मैं तुम्हें हमेशा की तरह बड़ा करूंगा और तुम्हें लोहे का टुकड़ा दूंगा। वेई वेई को पता था कि बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में उस पर मोहित था। इसने अपनी शक्ति विकसित करने के उसके संकल्प को मजबूत करने का भी काम किया। इतने सालों तक सरगना रहने के बाद वह निश्चित रूप से जानती थी कि चाहे वह सु जियाचेंग हो या हेलियन गुंगियाओ, आज उनकी स्थिति तक पहुंचना किसी भी तरह से एक दुर्घटना नहीं थी। यदि यह उनकी सूक्ष्म मानसिक स्थिति और क्रूर तरीकों के लिए नहीं होता, तो वे हेलियन परिवार की शक्ति और प्रभाव को इतनी आसानी से विभाजित करने में सक्षम नहीं होते, जितनी आसानी से एक तरबूज को विभाजित किया जा सकता है। मां की प्रतिष्ठा भी इतनी बुरी तरह कलंकित न होती। उन्हें हिलाना चाहना बिल्कुल आसान बात नहीं होगी।
इसके अलावा उन्हें तलवार से तुरंत मारने की तुलना में वह धीरे धीरे उन्हें बर्बाद परिवारों और विपत्ति का दर्द, सबसे निचले रसातल में गिरने का स्वाद महसूस कराना पसंद करेगी। हालांकि उसने अभी क्या सुना? सहयोगी चयन। वेई वेई ने अपनी पतली भौहें सिकोड़ी, इसका मुझसे क्या लेना देना है? उसने यह नहीं सोचा था कि किसी निकम्मे के रूप में उसके पास पत्नी चयन के लिए योग्यता होगी। अरे, क्या यह तय नहीं था कि वह एक कम महत्वपूर्ण सुंदरता होगी? ग्रैंडमास्टर ने अपराध बोध से ऊपर देखा और छत की बीम का अध्ययन किया। मास्टर को भी नहीं पता कि उन लोगों के पास आपका नाम कैसे था। हालांकि मास्टर को लगता है कि चूंकि आपका नाम रखा गया है, आपको उस तीसरे राजकुमार पर एक नजर डालनी चाहिए। वह बहुत बुरा नहीं दिखता। क्या न जाने का कोई रास्ता है? वेई वेई ने बूढ़े व्यक्ति को उजागर नहीं किया और केवल शांति से चाय का प्याला नीचे रख दिया। वह अभी भी और अधिक व्यवसाय करना चाहती थी और ईमानदारी से कहूं तो उसे किसी पत्नी चयन में शामिल होने का समय नहीं मिल सका। इसके अलावा उसने हाल ही में एक सगाई रद्द कर दी थी, इसलिए वह पहले से ही सेकंड हैंड सामान बन गई थी। क्या राजपरिवार के लोग गंदगी को आकर्षित करने की शिकायत नहीं करेंगे? वह हल्के से 2 बार खांसा, नहीं। लेकिन निश्चिंत रहो शिष्य, उस छोटे से बदबूदार व्यक्ति को कभी भी महिलाएं पसंद नहीं थी। इसके अलावा उनकी दृष्टि बहुत ऊंची है। यदि आप जाते भी हैं तब भी आपका चयन नहीं किया जाएगा। वेई वेई ने भी सोचा कि यह सच है। फिलहाल वह कोयले के एक टुकड़े से थोड़ी सी ही सफेद है। यदि वह ऐसी है और वह तीसरा राजकुमार अभी भी उसे चुनता है, तो उसके पास उस लड़के की कलात्मक रुचि के सामने झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। रुको रुको, क्या उसने कहा था कि उस छोटे बदमाश को महिलाएं कभी पसंद नहीं थी? क्या ऐसा हो सकता है कि तीसरा राजकुमार, जिसका नाम दुनिया को हिला सकता था, वास्तव में समलैंगिक था? टिचकी, ऐसा लग रहा था कि उसने एक अत्यंत गंभीर रहस्य खोज लिया है। किसी भी मामले में यह मंच के पार चलने की बात है। बहुत सारे बेहतर उम्मीदवार हैं। ग्रैंडमास्टर अभी भी अपने शिष्य को शांत करने का एक तरीका सोच रहे थे, जब वेई वेई पहले ही मुस्कुराए। मास्टर, आपको अब और कहने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा। अगर सबसे बुरी स्थिति हो तो उसके जाने के बाद वह बस वहीं बैठ सकती थी और सो सकती थी, या कुछ केक और पेस्ट्री खा सकती थी। किसी भी स्थिति में यह वैसा ही होगा जैसा मास्टर ने कहा था। इतनी सारी उत्कृष्ट लड़कियों ने साइन अप किया था, वह केवल प्रतिभागियों की संख्या बढ़ाने के लिए वहां मौजूद थी। दूसरे दिन विशाल साफ आसमान से हल्की और धीमी हवा चलती है। सबसे पश्चिमी अवर कंपाउंड के अलावा अन्य सभी क्वार्टर असामान्य रूप से रोमांचक लग रहे थे। यहां तक कि सभी शिक्षक प्रिंसिपल से मिलने गए और वह उनकी देखरेख करने में बहुत व्यस्त थे। हर कोई सोच रहा था कि क्या कुछ बड़ा हो गया। स्मारक मंदिर के भीतर डेस्क पर आगे से पीछे तक छात्र नोट्स की तुलना करने के लिए एकत्र हुए। उनके चेहरे उत्साहित थे और इसमें शामिल होने की इच्छा थी। अरे, क्या तुम लोगों ने सुना? ऐसा लग रहा था कि तीसरा राजकुमार जल्द ही आ रहा है। क्या आपको यकीन है? यह कोई चाल नहीं है, है ना? क्या यह सच नहीं है कि तीसरा राजकुमार भूत महल कभी नहीं छोड़ता? यह सुपीरियर कंपाउंड से आने वाली खबर है और बिल्कुल गलत नहीं हो सकती। भले ही तीसरा राजकुमार आ रहा हो, तो क्या हुआ, वह निश्चित रूप से सुपीरियर कंपाउंड की ओर जाएगा। बम। कुछ निराश लोगों ने लंबी सांस ली, अपना आपा खो दिया और स्तब्ध होकर खिड़की से बाहर देखने लगे। वेई वेई बिल्कुल भी नहीं बदली, चाहे कोई आए या ना आए, वह अभी भी निचली मेज पर झुक गई और पहले की तरह सो गई। इतने बड़े स्मारक मंदिर में केवल उसका एक हाथ था जो आधा गिरा हुआ था, जैसे कि वह उथली नींद में सो रही थी। उसके चारों ओर हाथ खाली था। आसपास की अराजकता तेजी से बढ़ रही थी और आराम और लालित्य की इस छवि के विपरीत थी। तुम लोग देखो, वह फिर सो रही है। उनकी बातचीत और टिप्पणियों से माहौल बदल गया। युवा लड़कियों ने धीमी आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि वह सुबह से रात तक सोती रहती है और कुछ नहीं करती है। वो अब भी क्या कर सकती है? मत भूलो, वास्तव में उसके पास थोड़ी सी भी क्यूई नहीं है। उसके पास पहले से ही क्यूई नहीं है, और फिर भी वह इतनी आलसी है। किसी ने इसे स्वीकार नहीं किया और अपना सिर हिला दिया। जब समय आएगा तो निश्चित रूप से उसके पास कोई उपलब्धि नहीं होगी। चारों ओर ज्वार की भांति तिरस्कार की ध्वनि उठने देते हुए वेई वेई पहले की तरह सुस्त होकर सो गई। हालांकि युआन मिंग हंसे, लड़की, क्या तुमने सुना? यदि आप इसी तरह सोते रहे तो परीक्षा के समय असफल होने से सावधान रहें। कोलाहलयुक्त। वेई वेई ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी अभिव्यक्ति भावहीन थी और उसने उसे निर्देश दिया, दोपहर के भोजन के समय तक प्रतीक्षा करें और फिर मुझे जगाएं। आमतौर पर जब कोई सोता है तो कुछ घबराहट होती है।
वे अस्थायी रूप से इन शब्दों को निजी रखना भूल गए। जब वे बेली जियाजू के कानों में पड़े तो उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई।